तो भाई इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स इस सब्जेक्ट के भाई टोटल 8 से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। ये जो सब्जेक्ट है भाई ये बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले बच्चों के पास होता है। सेकंड सेमेस्टर में सिलेबस वगैरह भाई आप लोग देख सकते हो। टोटल 4 यूनिट आप लोगों के सिलेबस में दी गई है, यानी कि सिलेबस जो है बहुत ज्यादा ब्रॉड है और उनके अंदर भी भाई मल्टीपल चैप्टर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी सिलेबस से जो है हमने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस तैयार करे हैं और अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के चले आते हो, करके चले आते हो, तो आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने में जो है बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो जो पहला क्वेश्चन है भाई हमारा, उसमें आप लोगों से अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही साथ भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, इस चीज के बारे में भी पूछ लेता है। या इसमें भाई कौन कौन से विषय क्षेत्र आते हैं, इसके नेचर कैसा है, सब्जेक्ट मैटर्स क्या है, ये सब भी पूछ लेता है। क्वेश्चंस को देख सकते हो भाई आप लोग कितने घुमा फिरा के आप लोगों से हर साल पूछा जाता है। टेंशन मत लो भाई, आंसर इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप इजिली जो है एग्जाम में लिखा होगे। तो सबसे पहले तो भाई इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय संबंध का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो भाई ये जो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में भाई अलग अलग जो देश होते हैं, ये सारे देश भाई आपस में जो रिलेशन बनाते हैं, जो एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, एक दूसरे के साथ भाई ट्रीटी करते हैं, यानी कि संधि वगैरह बनाते हैं, ग्रुप वगैरह बना लेते हैं अपने, या भाई वॉर वगैरह लड़ते हैं, युद्ध वगैरह लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। कभी कभी भाई कॉर्पोरेशन भी करते हैं, यानी कि एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। और जो बाहर की चीजें भाई हमारे देश में आती है, हमारे देश की चीजें बाहर के देश में जाती हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि भाई ट्रेडी हो, व्यापारी हो, नहीं, लोग भी हो सकते हैं। लोग भी भाई एक दूसरे के देश में आते जाते हैं, लोगों की सोच भी एक दूसरे के देश में आते जाती है। फॉर एग्जांपल भाई वेस्टर्न कल्चर जो है आज के टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इंडिया में भाई पिज्जा, बर्गर, मोमोज वगैरह ये सब चीजें आ रही हैं, जीन्स वगैरह, ये सब चीजें इंडिया की नहीं है, ये बाहर के कल्चर की है। तो ये जो भाई दुनिया में सारे देश एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं। अब वो रिलेशन कैसा भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, यानी कि आर्थिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, जिसे इंग्लिश में भाई हम कल्चरल एंड सोशल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है। इन्हीं रिलेशंस को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। लेकिन भाई हमें जो ये इंटरनेशनल रिलेशन है ना, हमें इसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना है इस पूरी बुक में, और है भी भाई एक तरीके का सब्जेक्ट ही। तो तुमसे भाई पूछा जाए कि भाई इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो आप लोग यही सारी बातें बताओगे कि यही सारी चीजें पढ़ाई जाती है कि युद्ध लड़ते हैं एक दूसरे के साथ देश, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप्स बना लेते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं एक दूसरे के साथ, लोग इधर उधर जाते हैं। तो इन सारी चीजों की जो है स्टडी करी जाती है इस सब्जेक्ट में। अब ये स्टडी करी क्यों जाती है भाई, इन सारी चीजों की ये भी पता होना जरूरी है, ताकि भाई दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं उनको बेहतर तरीके से समझा जा सके। इस वजह से इन सारी चीजों को स्टडी किया जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर। आई होप आप लोग जो है बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो क्या होता है। अब भाई यहाँ पे कुछ मैंने परिभाषाएं दे रखी है, डेफिनेशंस दे रखी हैं। तो ये डेफिनेशन मिनिमम 3 जो है आप लोग खुद से पढ़ के याद रख लीजिएगा। एग्जाम में लिखते हो तो भाई मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, नहीं लिखोगे तो मार्क्स आप लोगों को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों के मार्क्स पे। जो मेन टॉपिक आप लोगों को लिखना है वो यहाँ से लिखना है आप लोगों को। बेसिकली भाई आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत कैसे हुई है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, शुरुआत कैसे हुई है, और इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ है, ये सब आप लोगों को बताना है। यही आप लोगों का मेन है। अभी मैंने बताया भाई आप लोगों को इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाता है, जो शुरू से लेकर भाई चीजें होती आई है वर्ल्ड में अलग अलग, उन सारी चीजों को जो है इसमें स्टडी किया जाता है, पढ़ाया जाता है। अभी भाई मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि इस सब्जेक्ट में शुरू से लेके अब तक भाई देशों के बीच में जो जो होता आया है उन सब चीजों की जो है स्टडी की जाती है, उन सब चीजों को पढ़ाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई हम इसका जो डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, जो शुरुआत पढ़ने वाले हैं, उसमें भी भाई हम यही पढ़ेंगे कि किस किस टाइम पर भाई क्या क्या चीजें हुई हैं दुनिया में, और फिर वो सारे टॉपिक्स जो हैं
इस सब्जेक्ट में जुड़ते चलेगा और वही सारे हमें जो है आज के टाइम पे पढ़ने को मिलते हैं। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले बात करें कि भाई ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत कहां से हुई है, तो ये हुई है भाई प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम पीरियड से, यानी कि बहुत पुराना टाइम पीरियड जब भाई इंसानों ने सभ्यता बनाई, सिविलाइजेशन बनाई, तब से ही भाई इसकी जो है शुरुआत हो गई थी। एग्जाम्पल के लिए भाई आपने भारत की सभ्यता पढ़ी होगी, सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि भाई भारत में सबसे पहले जो लोग थे वो यही थे, हड़प्पा सभ्यता वाले। इसी तरीके से भाई चीन की भी सभ्यता थी, मिस्र की भी सभ्यता थी, ग्रीस की भी थी, रोमन साम्राज्य आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब 11th क्लास में। तो ये बाहर के देशों में भी सभ्यता थी, यानी कि पहली बार जो है लोग वहां पे माने जाते हैं उस टाइम पीरियड में। तो जब भाई इन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तो ये आपस में जो है ट्रेड वगैरह करते थे, एक दूसरे के साथ युद्ध वगैरह लड़ते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। अब ट्रेड कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, यही तो अंतरराष्ट्रीय संबंध हुआ, अभी तो पढ़ाया था। तो यानी कि इस चीज की जो शुरुआत है अंतरराष्ट्रीय संबंध की, इंटरनेशनल रिलेशन की, ये प्राचीन काल से ही हो गई थी, एंशिएंट टाइम पीरियड से ही हो गई थी। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये बता सकते हो कि जो मिस्र है, ग्रीस है, रोमन है, भारत की जो सभ्यताएं हैं प्राचीन टाइम की, वो सारे आपस में भाई ट्रेड वगैरह करते थे उस टाइम पे, बहुत सी एक्टिविटीज किया करते थे, सोशल एक्टिविटीज, युद्ध वगैरह लड़ते थे आपस में, अपना जो साम्राज्य है, जो सिविलाइजेशन है, उसे बढ़ाने की कोशिश करते थे, उसे फैलाने की कोशिश करते थे, और एक दूसरे के साथ ट्रीटी वगैरह भी करते थे, सहयोग वगैरह, हेल्प वगैरह भी करते थे एक दूसरे की। तभी से इस सब्जेक्ट की शुरुआत हो गई इंटरनेशनल रिलेशन की। फिर आता है भाई हमारा मध्यकाल का टाइम, यानी कि मीडिएवल पीरियड। ये था भाई 5वीं से 15वीं शताब्दी का टाइम। इस टाइम पीरियड में भाई दुनिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग साम्राज्य थे, अलग अलग एम्पायर थे, यानी कि अलग अलग राजाओं का जो है यहाँ पे शासन हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल भाई मंगोल साम्राज्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, एम्पायर आप बोल सकते हो साम्राज्य को इंग्लिश में। ओटोमन साम्राज्य पढ़ा होगा, चीन साम्राज्य पढ़ा होगा आपने। तो इन सारे साम्राज्यों ने, इन सारे एम्पायरों ने क्या करा भाई, जो बाहर के देश है या बाहर की जो जगह आप कह सकते हो, उस टाइम पे देश वगैरह तो नहीं हुआ करते थे, क्योंकि बाउंड्रीज वगैरह जो उस टाइम पे सेट नहीं करी गई थी कि ये भारत की बाउंड्री है, ये भारत देश है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा विश्व जो है वो ओपन था। लेकिन ये जो साम्राज्य थे, ये जो अंपायर थे, इनकी जो जगह थी उसको भाई धीरे धीरे जो है फैलाना शुरू कर देता, उसे जो है धीरे धीरे बड़ा करना शुरू कर देता, बाकी जगहों को भी अपने कब्जे में लेकर, उनके साथ युद्ध लड़कर, जो राजा वगैरह एक दूसरे के साथ युद्ध वगैरह लड़के उनकी जमीन, उनकी सब कुछ जो है हड़प लेते थे, या राजा वगैरह भाई एक दूसरे के साथ ट्रेड वगैरह करते थे उस टाइम पे, या एक दूसरे की हेल्प वगैरह भी करते थे दोस्त वगैरह बन के। और इस टाइम पे भाई धर्म वगैरह को जो है ज्यादा माना जाता था पूरे वर्ल्ड में। फॉर एग्जाम्पल भाई हम यूरोप की बात करें तो उस टाइम पे भाई चर्च वगैरह की यूरोप में बहुत ज्यादा सुनी जाती थी, और चर्च जो कहता था भाई राजा वही करता था। और जो राज्य हुआ करते थे, जो स्टेट हुआ करते थे, जो राजा वगैरह की सरकार हुआ करती थी, वो भाई एक दूसरे के साथ युद्ध वगैरह जो है बहुत लड़ा करते थे उस टाइम पे, एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे का जो साम्राज्य एम्पायर है वो हड़पने के लिए, अपने अंडर में लेने के लिए। अगर मैं आप लोगों को ट्रेड का एग्जाम्पल दूं उस टाइम पे, तो भाई आप लोगों ने सिल्क रोड के बारे में सुना होगा। सिल्क रोड जो था ये चीन से निकलकर भाई उस टाइम पे मध्य एशिया से होता हुआ पूरा यूरोप तक जाता था, और इससे भाई सिल्क का जो है बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता था उस टाइम पे। सिल्क आप लोगों को पता होगा एक कपड़ा हुआ करता था, उसका बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था उस टाइम पे। आज के टाइम पे भी भाई चीन जो है इस रूट को दोबारा से ओपन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये उस टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट था और आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बात करें कि भाई 1648 में क्या हुआ, 1648 में क्या हुआ, आप इसे भाई 17th सेंचुरी या 17वीं शताब्दी भी बोल सकते हो। तो इस टाइम पीरियड में भाई वेस्टफालिया शांति समझौता हुआ, यानी कि एक तरीके से पीस ट्रीटी हुई, जिसका नाम था वेस्टफालिया। कब हुई थी भाई, 1668 में हुई थी। मैंने आप लोगों को पढ़ाया अभी मध्यकाल के जो टाइम था उसमें भाई राजा वगैरह जो है बहुत ज्यादा लड़ते रहते थे, राज्य वगैरह जो है आपस में बहुत ज्यादा युद्ध वगैरह लड़ते रहते थे, और अपना जो अंपायर है, अपना जो साम्राज्य से फैलाने की कोशिश बहुत ज्यादा करते थे। तो विश्व में भाई पहली बार ऐसा हुआ कि राजाओं ने आपस में एक ट्रीटी करी, एक संधि करी, समझौता आप बोल सकते हो। और किस लिए करा, ये जो भाई एक राजा दूसरे के राज्य में टांग अड़ा रहा था, बार बार भाई युद्ध वगैरह हो रहे हैं खूब दबा के, और उस टाइम पे यूरोप में बहुत ज्यादा युद्ध वगैरह हो रहे थे, राजा वगैरह जो है एक दूसरे के राज्य में, एक दूसरे के स्टेट में जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। तो ऐसे में इन्होंने जो है ये ट्रीटी कर ली, ये समझौता कर लिया कि अब भाई हम जो है
एक दूसरे के एरिया में नहीं दखल अंदाजी देंगे, तुम्हारे एरिया को तुम कंट्रोल करोगे, हमारे एरिया को हम कंट्रोल करेंगे। और यहीं से ही भाई संप्रभुता की जो है शुरुआत हुई है, सोवरेनिटी की शुरुआत हुई है। और सोवरेनिटी संप्रभुता जो है आज के टाइम पे भी वैलिड है, ये चीज आप लोगों को पता ही होगी। संप्रभुता सोवरेनिटी बेसिकली भाई जो आज सभी देशों के पास एक वैलिड पावर होती है ना कि भाई उनके देश को उनके देशवासी ही कंट्रोल करेंगे पूरी तरीके से, जो फ्रीडम होती है उनके पास, बाहर के देशों की कुछ भी सुननी नहीं पड़ती है। तो इसी को भाई संप्रभुता या सोवरेनिटी कहते हैं, जो हमारे पास ये अधिकार होता है, ये फ्रीडम जो होती है। तो इस चीज की शुरुआत यहाँ से हुई थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इसके बाद भाई जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो फिर भाई औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद आया। इंग्लिश में भाई आप इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंपीरियलिज्म बोल सकते हो। टाइम पीरियड जो था भाई वो 18वीं से 19वीं शताब्दी का था। इस टाइम पीरियड में भाई जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। एक दूसरे के साथ लोग जो है बहुत ज्यादा ट्रेड करने लगे थे एक दूसरे देश के साथ। क्यों? क्योंकि भाई अब जो है मशीन वगैरह फैक्ट्रियों वगैरह में आने लग गई थी, सारा काम मशीनों वगैरह से जो है होने लगा था। तो इस वजह से प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा था। अब जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो भाई ये बाहर के देशों में भी उसे जो है बेचने लग गए, ट्रेड वगैरह उनसे करने लग गए बहुत बड़े लेवल पे। तो आज के टाइम पे जो बड़े लेवल पे भाई ये ट्रेड वगैरह होता है, तो इस चीज की शुरुआत औद्योगिक क्रांति से ही हुई है। इसके साथ साथ भाई उपनिवेशवाद होने लग गया था इस टाइम पीरियड में, यानी कि इंपीरियलिज्म आप कह सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो भाई जो यूरोप के बड़े बड़े देश थे, बड़े बड़े पावर वाले देश थे, जैसे कि फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्पेन है, इन्होंने भाई दुनिया के बाकी सारे देशों को अपना धीरे धीरे गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। आप लोगों को पता है उस टाइम पे भाई भारत को भी जो है इन्होंने गुलाम बनाया था। 18वीं शताब्दी में ही भारत में अंग्रेज वगैरह आ गए थे। आप लोगों को ये चीज पता ही होगा, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। अब जब भाई इन्होंने गुलाम वगैरह बनाया तो उस वजह से भाई व्यापार वगैरह खूब ज्यादा बढ़ा, और जो दूसरे जो गुलाम देश के भाई जो भी रिसोर्सेस थे, जो संसाधन थे, वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए, और उनका जो कल्चर है वो भी धीरे धीरे चेंज होता चला गया। जैसे कि आज के टाइम पे भारत का जो कल्चर ये चेंज हो रहा है, ये चीज कहीं ना कहीं अंग्रेजों की आने की वजह से हुई थी इस चीज की शुरुआत। बात करें भाई अगर हम 20वीं शताब्दी की, 20th सेंचुरी की, तो इस टाइम पे भाई विश्व युद्ध हो गए, यानी कि वर्ल्ड वॉर वगैरह हो गए। ये आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो आप लोगों का भाई 1914 से लेके 1919 तक चला था। और जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था वो भाई आप लोगों का 1939 से लेकर 1945 तक चला था। अब वर्ल्ड वॉर वगैरह जैसी चीजें हुई, बहुत ज्यादा भाई नुकसान वगैरह हुआ, तो फिर भाई यूएनओ वगैरह निकल कर आया, संयुक्त राष्ट्र निकल कर आया। इसके बारे में भी भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है विश्व लेवल का, और इसके बनाए गए रूल, इसकी बनाई गई सारी बातें जो है वो सभी देशों को माननी पड़ती हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड का सुप्रीम कोर्ट है ये। और इसे इसलिए ही बनाया गया था कि ये देश वगैरह जो आपस में लड़ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर वगैरह हो रहे हैं, ये चीजें ना हो। फिर इसके बाद भाई टाइम पीरियड आता है हमारा शीत युद्ध का, कोल्ड वॉर का, और वैश्वीकरण का, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का। इस टाइम पीरियड पे भाई जो अमेरिका और सोवियत संघ था, जो आज के टाइम पे आप रूस बोल सकते हो, उनके बीच में भाई कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। ये चीज आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ी होगी, तो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा इन चीजों की। जब भाई ये धीरे धीरे शीत युद्ध जब खत्म हुआ 1991 में, 1991 में, तो भाई ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, यानी कि वैश्वीकरण बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था पूरे विश्व में। ट्रेड वगैरह भाई एक दूसरे के साथ लोग बहुत ज्यादा करने लगे थे, एक दूसरे देश के साथ संचार बातचीत वगैरह जो है बहुत ज्यादा करने लग गए थे, और जो कल्चर वगैरह भी जो है एक देश से दूसरे देश में बहुत ज्यादा ट्रांसफर होने लग गया था। और इसी टाइम पीरियड पे भाई बहुत से जो है नए वैश्विक मुद्दे निकल के आए, न्यू ग्लोबल इश्यूज निकल के आए, यानी कि बहुत सी विश्व के लेवल पे प्रॉब्लम्स निकल के आई, जैसे कि भाई जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जो है इसी टाइम पे निकल के आया, मानवाधिकार का जो उल्लंघन होता है, ह्यूमन राइट्स का जो उल्लंघन होता है, वायलेंस किया जाता है, ये भी चीज की जो शुरुआत है इसी टाइम पे हुई थी। और ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? अंतरराष्ट्रीय संबंध में पढ़ते हैं। बात करें भाई मॉडर्न टाइम पीरियड की, यानी कि आज के टाइम की, तो आज के टाइम पे तो भाई बहुत सी जो है घटनाएं हो रही हैं, बहुत से इश्यूज हो रहे हैं। जैसे कि भाई आज के टाइम पे जो है सब कुछ डिजिटलाइज होता जा रहा है, धीरे धीरे हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है। इसके साथ साथ भाई जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है, ये गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है या सर्दी इतनी ज्यादा हो जाती है, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, और ये पूरे वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है। इस वजह से हम अंतरराष्ट्रीय संबंध में इसे पढ़ते हैं। और पर्यावरण जो संकट है, यानी कि
धीरे धीरे भाई एनवायरनमेंट जो है इसको नुकसान पहुंचता जा रहा है, इसका हैरेसमेंट होता जा रहा है। तो ये भी भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ आतंकवाद जो है ये मॉडर्न एरा की बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और लेटेस्ट न्यूज आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो भारत पे भी आतंकवादी हमला हुआ था पहलगाम में, उसकी वजह से भाई वॉर वाली सिचुएशन वगैरह भी बन गई थी। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। और ये सिर्फ भारत के साथ नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ भाई कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं या क्षेत्रीय संगठन वगैरह भी जो है निकल कर आए हैं, इंटरनेशनल या रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन भी निकल कर आई हैं बहुत सारी। एग्जाम्पल के लिए भाई WTO है या WHO है, ये थोड़े वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, संस्थाएं हैं जो ट्रेड को और हेल्थ को जो है पूरा ऑर्गेनाइज करती हैं, उन्हें संभालती हैं पूरे वर्ल्ड के लेवल पे। तो ये सब चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होगी। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि धीरे धीरे कैसे कैसे भाई ये जो अंतरराष्ट्रीय संबंध सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन, ये जो एक सब्जेक्ट है, इसमें कैसे कैसे भाई टॉपिक जुड़ते चले गए। जैसे जैसे भाई विश्व में नई नई घटनाएं निकल के आई, नई नई सिचुएशन बनी, नई नई चीजें हुई, तो वैसे वैसे वो सारे टॉपिक जो है इसमें जुड़ते चलेगा और इसका डेवलपमेंट होता चला गया। यही सारी बातें जो है आप लोगों को एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है एज इट इज ऐसे लिखनी हो, जो समझ में आया आप उन्हें बना के भी लिख सकते हो। अब भाई बात करें कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र क्या है, या हम स्कोप बोल सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का, या सिंपल भाषा में बोलूं तो भाई इस सब्जेक्ट में पढ़ाया क्या क्या जाता है। अभी जो पढ़ रहे थे भाई, हम पढ़ रहे थे कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। अब आप लोगों को भाई ये समझना है कि इसमें पढ़ाया क्या क्या जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो ये चीज भाई आप लोग खुद से पढ़ लेना। मैं जो है भाई आप लोगों को इसे नहीं पढ़ाने वाला, ऑलरेडी मैं आप लोगों को कितना ही बता चुका हूँ कि क्या क्या इसमें पढ़ाया जाता है। तो आप वही सारी बातें जो है बना के लिख सकते हो। जरूरी नहीं है जो पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं वो सारे पॉइंट्स ही आप लोगों को लिखने हैं। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं आप लोगों को इसमें पढ़ा चुका हूं। एक बार थोड़ा रफली आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली चीज जो भाई इसमें पढ़ाई जाती है इस सब्जेक्ट में, वो पढ़ाई जाती है कि भाई जो अलग अलग देश हैं पूरे विश्व में, उनके बीच में भाई पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं, वो क्या क्या ट्रीटी कर रहे हैं, उनके बीच में जो वॉर्स वगैरह हो रही हैं, इन सब चीजों को पढ़ा जाता है इस सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ भाई जो अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लाइक WHO है, WTO है, IMF है, इन सब के बारे में भी पढ़ा जाता है इस सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ भाई जो अलग अलग देश एक दूसरे के साथ ट्रेड वगैरह करते हैं, व्यापार वगैरह करते हैं, उनके व्यापारिक रिलेशन कैसे हैं, उन सब चीजों के बारे में भी इसमें पढ़ा जाता है। जो वॉर वगैरह होती हैं, जो शांति वगैरह होती है, इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ा जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर। जैसे वर्ल्ड वॉर वगैरह हमने देखा, और भी जो आजकल नॉर्मल युद्ध वगैरह होते हैं देशों के बीच में, ये सारी चीजें इसमें स्टडी की जाती है, पढ़ाई जाती है। और उन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है, शांति कैसे बनाए, पीस कैसे बनाए पूरी दुनिया में, इन सब चीजों को भी स्टडी किया जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर। इसके साथ साथ भाई पर्यावरण से रिलेटेड बहुत से मुद्दे हैं जो पढ़े जाते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। जैसे कि मैंने बताया था, ये गर्मी जो है बहुत ज्यादा होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो एनवायरनमेंट है उसका नुकसान होता जा रहा है। तो इन सब चीजों पे भी जो है डिस्कशन किया जाता है, इन सब चीजों को भी पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ जो मानवाधिकार है, जो ह्यूमन राइट्स है, इनको भी इसमें पढ़ा जाता है, इनके वायलेंस को, इनके सॉल्यूशंस को भी पढ़ा जाता है। इसके साथ साथ जो भाई अंतरराष्ट्रीय विधि है, जो इंटरनेशनल लॉज है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे जो जो कानून बने हुए हैं सभी देशों के लिए, उन सारे कानून को भी जो है स्टडी किया जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर। और ये कानून भाई कौन बनाता है, ये कानून जो है भाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बनाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाता है। और ये किसका पार्ट है, ये भाई UNO का पार्ट है। आप लोगों ने ये सब चीजें 12th क्लासों में पढ़ी होंगी। इसके साथ साथ जो भाई विदेश नीति होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है हर किसी देश की, जैसे भारत की भी फॉरेन पॉलिसी है कि भारत को भाई सभी के साथ जो है शांति के साथ रहना है, पूरे दुनिया में शांति बनाए रखनी है। भारत कभी भी किसी के साथ जो है युद्ध लड़ना नहीं चाहता है, और अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो हम फर्स्ट अटैक जो है नहीं करेंगे, लेकिन कोई अटैक करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम अपने परमाणु हथियारों को जो है पहले यूज नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें जो है ये भारत की विदेश नीति है, भारत की फॉरेन पॉलिसी है। इसी तरीके से सारे देशों की जो है फॉरेन पॉलिसी इसमें स्टडी करी जाती है। बात करें और क्या स्टडी किया जाता है, तो और भाई इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थशास्त्र
यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, वर्ल्ड लेवल की भाई जो इकोनॉमी है उसकी भी स्टडी करी जाती है। यानी कि जो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन सबको भी पढ़ा जाता है इसके अंदर। जो ट्रेड वगैरह से रिलेटेड, व्यापार वगैरह से रिलेटेड जो कानून, लॉज वगैरह, प्लानिंग वगैरह बनाई जाती है, इन सब चीजों को भी स्टडी किया जाता है। इसके साथ साथ जो वित्तीय संकट होता है, फाइनेंशियल जो क्राइसिस आ जाते हैं, दुनिया में गरीबी आ जाती है, मंदी का टाइम आ जाता है, उन सब चीजों को भी स्टडी किया जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर। आई होप आप लोग ये चीज जो है बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। लास्ट जो टॉपिक है आप लोगों का ये है भाई आप लोगों का अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। बेसिकली भाई ये जो हम इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका नेचर कैसा है वो समझेंगे। जैसे भाई हम एक इंसान का नेचर समझते हैं कि वो किस तरीके की बातें करता है, किस तरीके की सोच रखता है, क्या क्या एक्टिविटीज करता है, इन सब चीजों से भाई हम एक इंसान का जो है नेचर पता लगाते हैं। इसी तरीके से जो है हमें इस सब्जेक्ट का जो है नेचर पता लगाना है, तो वो अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहली चीज भाई इस सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है, इस सब्जेक्ट की प्रकृति ऐसी है कि इसमें भाई अलग अलग सब्जेक्टों को जो है हम पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल भाई हम इसमें पॉलिटिक्स के बारे में भी पढ़ते हैं, हम इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ते हैं, हम इसमें भाई समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं, हम इसमें हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं। अभी हमने देखे ना भाई हिस्ट्री की कितनी सारी घटनाएं जो है वो मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाई थी, तो हम वो भी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ भाई इसमें हम भूगोल के बारे में यानी कि ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ते हैं और लॉज के बारे में भी पढ़ते हैं, कानून वगैरह के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसका नेचर ही ऐसा है भाई इस सब्जेक्ट का कि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। दूसरा भाई जो नेचर है इसका वो ये है कि भाई ये समय के साथ जो है धीरे धीरे डेवलप हुआ और इसमें बदलाव आते गए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये जैसे पहले था आज भी वैसे ही है, नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे समय के साथ जो है डेवलप होता गया और इसमें समय के साथ जो है धीरे धीरे चेंजेस आते गए हैं, परिवर्तन आते गए हैं। और क्या नेचर है भाई इसका, और भाई ये जो सब्जेक्ट है ना ये भाई पावर के ऊपर और इंटरेस्ट ओरिएंटेड है थोड़ा, यानी कि जो पावर वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं वो ज्यादा पढ़ाई जाती हैं, जो इंटरेस्ट वगैरह से रिलेटेड चीजें होती है वो ज्यादा पढ़ाई जाती हैं, जिसमें फायदे की बात ज्यादा हो रही होती है, राज्यों की, सरकारों की, राजाओं की जो पावर वगैरह की बात होती है, सत्ता वगैरह की, जो राजा की सत्ता होती है, राज्य की, सरकार की जो सत्ता होती है, पावर होती है, उन सब चीजों को ज्यादा पढ़ाया जाता है इस सब्जेक्ट में। और क्या भाई नेचर है इसका, और भाई नेचर ये है कि इस सब्जेक्ट में जो है एक तरफ तो भाई हमें संघर्ष पढ़ने को मिलता है, नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, देशों के बीच कैसे युद्ध हुए, युद्ध में क्या वगैरह हुआ, ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। और एक तरफ भाई हम इस सब्जेक्ट में शांति की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है भाई इस सब्जेक्ट में। और कैसा नेचर है भाई इस सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का एक खास बात ये है कि भाई इसमें जो है हम दुनिया का पर्सपेक्टिव जान सकते हैं, दुनिया की सोच जान सकते हैं, दुनिया का परिप्रेक्ष्य जो है वो जान सकते हैं। यानी कि जो भी चीजें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वो थोड़ी दुनिया के पर्सपेक्टिव से होती हैं, दुनिया की सोच से होती है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक देश की सोच के ऊपर डिपेंड है, नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सोच के ऊपर चीजें होती हैं। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पूरी दुनिया के बारे में ही हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग भाई हमें पर्सपेक्टिव जानने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव इसमें जानने को मिलते हैं, सोच जानने को मिलती है दुनिया के अलग अलग देशों की। लास्ट जो भाई इसका नेचर है वो ये है कि भाई इसमें जो है फैक्ट वगैरह को ज्यादा फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें हम कुछ भी पढ़ लेंगे, नहीं, बल्कि फैक्ट वगैरह को पूरा अच्छे से चेकआउट किया जाता है। पूरा जो तर्क होगा, जिन चीजों में लॉजिक होगा, जिन चीजों में फैक्ट होगा, उन चीजों को ही इसमें ऐड किया जाता है और उन सब चीजों को ही पढ़ा जाता है। आई होप आप लोगों को नेचर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट में भाई आप लोग जो है एक निष्कर्ष कंक्लूजन ऐड जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों से यथार्थवाद के बारे में यानी कि रियलिज्म के बारे में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ भाई जो नव यथार्थवाद होता है, जो न्यू रियलिज्म होता है, उसके बारे में भी पूछा जाएगा। और जो शास्त्रीय यथार्थवाद है, इंग्लिश में बोले तो भाई क्लासिकल रियलिज्म, इसके बारे में भी आप लोगों से पूछा जाएगा। क्वेश्चन को देख सकते हो आप लोग कितने तरीके से जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जाता है। टेंशन मतलब भाई आंसर इतने अच्छे समझा दूंगा कि आप इजिली जो है एग्जाम में लिखाओगे। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को यथार्थवाद, रियलिज्म का मतलब ही पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भाई एक तरीके की थ्योरी है, एक तरीके का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग भाई ये कहा जाता है कि हमें जो है भाई चीजों की फैक्ट पर जो है फोकस करना चाहिए, एक्चुअल में क्या है उन चीजों पे फोकस करना चाहिए। बल्कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज ऐसी होती तो बढ़िया होता, वैसी होती तो बढ़िया होता, नहीं, बल्कि
जो रियलिटी है, जो चीज जैसी है उस पे हमें फोकस करना चाहिए। देखा जाए तो भाई इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग सारी चीजों की रियलिटी पे फोकस किया जाता है और जो एक्चुअल में चीजें हैं उसी पे ही मेन फोकस होता है। अब बात करें भाई अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशन में इसका क्या काम है? तो ये अंतरराष्ट्रीय संबंध में भाई इन लोगों का ये काम है कि ये लोग भाई ये बताते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन में जो एक देश दूसरे देश के साथ रिलेशन बना रहा है, ये क्यों बना रहा है, ये अपने अकॉर्डिंग बताते हैं ऐसा। तो ये सिंपली ये कहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना भाई, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध एक देश दूसरे देश के साथ बना रहा है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है? इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल भाई सरकार का है, गवर्नमेंट का है, राज्य का है, स्टेट का है। राज्य या स्टेट भाई यहाँ पे सरकार के लिए या गवर्नमेंट के लिए यूज किया गया है। आगे कहते हैं भाई जो सरकारें होती है ना देशों की, वो भाई शक्ति जो है उन्हें प्राप्त करना चाहती है, यानी कि पावर जो है वो ज्यादा से ज्यादा गेन करना चाहती हैं और अपने देश के फायदे के लिए ज्यादा से ज्यादा सोचती हैं। सरकारें नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज्यादा सोचती हैं, इसलिए जो है भाई एक देश दूसरे देश के साथ रिलेशन बनाता है और इसमें मेन रोल किसका है भाई? गवर्नमेंट का है। आई होप आप लोगों को भाई समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय रिलेशन बना रहे हैं एक देश दूसरे देश के साथ, ये सब भाई पावर के लिए और सब अपने देश के फायदे के लिए कर रहे हैं और इसमें जो मेन रोल है वो भाई सरकारों का है, गवर्नमेंट का है, स्टेट का है। बात करें भाई परिभाषाओं की, तो ये मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए 3 परिभाषाएं दे दी हैं। तो ये 3 परिभाषाएं जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर लिख देते हो तो मार्क्स आप लोग को अच्छे मिल जाएंगे, नहीं लिखते हो तो भी भाई ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भाई ये जो यथार्थवाद हमने पढ़ा है, ये भी भाई 2 टाइप का होता है। एक होता है भाई शास्त्रीय यथार्थवाद और एक होता है आधुनिक यथार्थवाद या नव यथार्थवाद, आप इसे बोल सकते हो। इंग्लिश में बोले तो भाई क्लासिकल रियलिज्म और मॉडर्न या नियो रियलिज्म। तो हम भाई एक एक करके सबको समझते हैं दोनों को। सबसे पहले भाई हम लोग देखेंगे शास्त्रीय यथार्थवाद, क्लासिकल रियलिज्म। बेसिकली भाई इस सिद्धांत का ये मानना है, इस थ्योरी का ये मानना है कि जो इंसान है ना भाई, जो ह्यूमन होते हैं उनके नेचर पे ही डिपेंड करता है ये अंतरराष्ट्रीय रिलेशन, जो एक देश दूसरे देश के साथ भाई संबंध बना रहा है। ये चीज किस पे डिपेंड करती है? जो मानव का स्वभाव होता है, जो ह्यूमन का नेचर होता है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये कहते हैं ह्यूमन का नेचर ही भाई ऐसा होता है, इंसान का नेचर ही ऐसा होता है, उनका व्यवहार ही ऐसा होता है कि वो भाई अपने फायदे की बात सोचते हैं और ज्यादा से ज्यादा भाई शक्तिशाली बनना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पावर गेन करना चाहते हैं। इसलिए जो सरकार चला रहा है किसी देश की, वो भी तो एक इंसान ही है। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो ये एक देश दूसरे देश के साथ बना रहा है, रिलेशन ही इसलिए बना रहे हैं एक देश दूसरे देश के साथ ताकि भाई उनकी पावर बढ़ जाए और उनके देश का फायदा हो। और उसका मेन बेस क्या है? उसका मेन कारण क्या है? इंसान का नेचर ही ऐसा होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लासिकल थ्योरी या शास्त्रीय सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन लोगों का क्या कहना है ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली ये सिद्धांत दिया किसने था? ये दिया था भाई मॉर्गनथाउ ने। इन्होंने ये सारी बातें बोली थी। अब कहाँ पे बोली भाई ये सारी बातें? इन्होंने अपनी बुक में लिखी थी ये सारी बातें। इनकी बुक का नाम जरूर से याद रखना भाई, पॉलिटिक्स अमंग नेशन। बस इतना याद रख लोगे तो भी काफी है, बाकी आगे भी है द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। ये इनकी पूरी बुक का नाम है। बुक कब आई थी भाई? इनकी 1948 में ये बुक आई थी। बस इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब आगे भाई इन्होंने जो है मेन 6 सिद्धांत दिए थे, 6 प्रिंसिपल बोल सकते हो आप लोग इसी थ्योरी के अंदर या इसी सिद्धांत के अंदर, या सिंपली बोलो तो भाई 6 बातें बताई थी इन्होंने, वो अब हमें समझनी है। तो पहली बात तो भाई इन्होंने यही बोला कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है पूरी, ये मानव के व्यवहार पे ही पूरी आधारित होती है, उसी के ऊपर बेस्ड होती है। जो ह्यूमन का नेचर होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है चलती है पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर समझा चुका हूँ। दूसरी बात भाई इन्होंने ये बोली कि जो भाई राष्ट्रीय हित होता है, जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, यानी कि जो अपने देश की फायदे की बात होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती है, पूरा इंटरनेशनल रिलेशन काम करता है। ये भी मैं आप लोगों को ऊपर ही बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तीसरी बात जो भाई इन्होंने बोली, तीसरा सिद्धांत आप बोल सकते हो या प्रिंसिपल बोल सकते हो, वो ये बोली कि जो ये देश जो होते हैं ना, वो भाई कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उन सबकी भलाई हो, उन सबका ही जो है कल्याण हो, उन सबका ही जो है डेवलपमेंट हो, या पूरे विश्व की भलाई हो। ये देश कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि भाई
मॉर्गन थ्यू बताते हैं कि हर देश की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है और अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। तो अगर हम मान भी ले कि कोई देश भाई भलाई के बारे में सभी देशों की सोच भी रहा है, तो हो सकता है भाई वो दूसरे देश के लिए भलाई वाली चीज ही ना हो, भलाई वाला काम ही ना हो, क्योंकि सब देशों की जो है अपनी अपनी सिचुएशन होती है, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने अपने फायदे की बात होती है और अपने अपनी प्रायोरिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल भाई जैसे इंडिया जो है वो भाई सभी धर्मों के फायदे की बात करता है, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है और सभी को समान मानता है। उसी के कंपैरिजन में अगर हम पाकिस्तान को उठा लें, अगर यही चीज अगर हम पाकिस्तान के लिए भी सोचे कि भाई वहां पे भी ये सब चीजें बढ़िया हो जाएगा, उसकी भी भलाई हो जाएगी थोड़ी, वो भी अच्छा रहेगा, तो वो भाई इस चीज को बहुत ज्यादा गलत मानते हैं। वो कहते हैं सिर्फ जो मुस्लिम है वो भी पाकिस्तानी मुस्लिम, सिर्फ उनका भला होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं वो लोग। तो सब देशों की जो है अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग भाई उनके इंटरेस्ट होते हैं। इस वजह से देश जो है वो सबकी भलाई के बारे में नहीं सोच सकते, यूनिवर्सल मॉरलिटी उनमें जो है नहीं हो सकती है, सार्वभौमिक नैतिकता नहीं हो सकती है। चौथी जो भाई बात बोली उन्होंने, यह सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल दिया, ये कहते हैं जो पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति होती है और जो नैतिकता होती है यानी कि मॉरलिटी, अच्छाई आप बोल सकते हो, इनका आपस में रिलेशन तो है लेकिन ये अलग अलग भी हैं। वो कैसे, एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये कहते हैं कि मान लेते हैं भाई एक इंसान जो है वो अच्छा है, वो सबकी भलाई के बारे में सोच सकता है, सबका कल्याण हो, सबका डेवलपमेंट हो, सबका विकास हो, उसके बारे में सोचता है। तो अगर उसकी भाई गवर्नमेंट बन जाती है उस देश में, तो उसे भाई ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, उसे भाई मॉरलिटी पे, नैतिकता पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका जो मेन फोकस होना चाहिए कि भाई जो पूरा देश है उसकी सिक्योरिटी कैसे हो सके, उसकी सुरक्षा कैसे हो सके, फिर चाहे उसको भाई उसके लिए गलत भी करना पड़े तो वो कर सकता है, वो चीज मॉरलिटी यहाँ पे सही है। इसके साथ साथ भाई सभी देश के लोगों का जो है स्वास्थ्य, हेल्थ जो है अच्छी बनी रहे और जो शक्ति संतुलन है यानी कि पावर जो है वो भी बनी रहे, उसे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। और ऐसे में भाई वो जो गलत तरीके हैं उन्हें भी अपना सकता है, उन्हें भी यूज कर सकता है। तो सिंपली यही कहते हैं कि अगर आप इंडिविजुअली देख रहे हो, अगर अकेले अकेले देख रहे हो तो मॉरल भाई सब होते हैं, सब दूसरों की भलाई के बारे में सोच लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे। लेकिन बात अगर भाई नेशनल इंटरेस्ट की आ जाती है, राष्ट्र की आ जाती है, देश की आ जाती है, तो ये सब चीजें भाई पॉसिबल नहीं हो पाती है। पांचवें पॉइंट में भाई ये कहते हैं कि मान लेते हैं भाई कि एक देश जो है वो सबकी भलाई करने के बारे में सोच रहा है, तो वो भाई जो मॉरलिटी है, जो नैतिकता है, वो दूसरे देश पर थोप ही नहीं सकता भाई। क्यों? क्योंकि सभी देशों की भाई अलग अलग कल्चर है, अलग अलग मूल्य हैं, अलग अलग भाई इंटरेस्ट है, हित है और सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस है, अनुभव है। इस वजह से भाई एक देश की विचारधारा अलग होती है, दूसरे देश की विचारधारा अलग हो सकती है। हम उसको कैसे थोप सकते हैं? हम उसे नहीं थोप सकते। बेशक हमारा पर्पस ये हो कि हम उसकी भलाई करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है वो चीज उसके लिए भलाई वाली ना हो, क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, सबके अपने अपने संस्कृति, मूल्य, सिद्धांत वगैरह होते हैं सभी देशों के। आगे ये कहते हैं कि भाई जो पॉलिटिक्स होती है ना, उसे भाई हमें अलग रखना चाहिए। किस चीज से अलग रखना चाहिए भाई? ये कहते हैं हमें इकोनॉमी से पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, नैतिकता से, मॉरलिटी से, जो अच्छे हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, भलाई के बारे में हमारी जो सोच होती है, इन चीजों से पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए और धर्म से भी जो है पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को जो है पूरा शास्त्रीय यथार्थवाद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, 6 के 6 सिद्धांत भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब भाई हमें पढ़ना है अपना आधुनिक यथार्थवाद, या आप इसे नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद भी बोल सकते हो। तीनों नाम से भाई इसे जाना जाता है, पेपर में किसी भी नाम से पूछ ले तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। इंग्लिश में बोले तो भाई मॉडर्न रियलिज्म, न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म। इनका भाई सिंपली ये मानना है कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ये जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, जो एक देश दूसरे देश के साथ बना रहा है अपने संबंध, ये चीज भाई मानव के व्यवहार पे डिपेंड नहीं करती है। जो वो पावर और नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अपने देश की भलाई के लिए सोचता है, उस चीज पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन का भाई स्ट्रक्चर ही ऐसा, अंतरराष्ट्रीय संबंध का संरचना ही ऐसी है, उसकी बनावट ही ऐसी है। इंटरनेशनल रिलेशंस काम ही इस तरीके से करते हैं कि फिर भाई सभी देशों को जो है पावर के लिए सोचना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा पावर गेन करने की कोशिश करते हैं सभी देश, और अपने इंटरेस्ट को, अपने देश के फायदे की बात को ध्यान में रख के ही सारा काम करते हैं, रिलेशंस वगैरह बनाते हैं। तो बेसिकली भाई ये कह रहे हैं कि जो पूरा भाई इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, वो काम ही ऐसा करता है। सभी लोगों को भाई पावर के बारे में सोचना पड़ता है,
और अपने अपने देश की भलाई के बारे में सोचना पड़ता है। इससे ह्यूमन नेचर का, मानव के व्यवहार का कोई लेन देना नहीं है। आई होप आप लोगों को ये नव यथार्थवाद भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये दिया किसने भाई? ये दिया था केनेथ वोल्टस ने, ये जो सारी बातें बताई हैं। ये भी भाई उन्होंने अपनी बुक में लिखा। इनकी बुक का नाम क्या था भाई? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये बुक इन्होंने कब लिखी थी? ये लिखी थी भाई 1989 में। अब इसके भी भाई कुछ की प्रिंसिपल्स है, की फीचर्स कह सकते हो या विशेषताएं बोल सकते हो, सिद्धांत बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। पहली बात तो भाई ये यही बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, ये भाई ह्यूमन के नेचर पे डिपेंड नहीं है, बल्कि इस चीज का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ये चीज काम ही ऐसी करती है। और ये चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से ऊपर समझा चुका हूँ। दूसरी बात भाई ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल जो रिलेशन होता है, ये जो पूरा विश्व है, पूरा जो वर्ल्ड है, इसमें भाई अराजकता है, अनार्की है। अराजकता का भाई नाम से समझ में आ रहा है। राज मतलब यानी कि राजा, राजा का ना होना, अराजकता यानी कि कोई भी एक राजा नहीं है जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके, सभी देशों को बता सके कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। कोई भी एक सुप्रीम पावर जो है नहीं है जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर सके, हैंडल कर सके। इस वजह से भाई सारे देश जो है सब अपनी मनमानी करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आगे ये बताते हैं कि भाई जो सभी राज्य है, सभी देश है ना, वो एक इकाई की तरह है, एक यूनिट की तरह है। यानी कि सारे जो देश हैं वो एक तरीके से सेम है, समान है, और उनमें भाई बहुत ज्यादा समानता होती है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है। वो काम भी जो है भाई सारे समान ही करते हैं, सारे सेम काम करते हैं। जैसे कि भाई सुरक्षा से रिलेटेड, संप्रभुता से रिलेटेड, रक्षा वगैरह से रिलेटेड, इंग्लिश में बोले तो भाई सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, डिफेंस वगैरह से रिलेटेड जो भी काम होते हैं सारे सभी देश ऑलमोस्ट सेम करते हैं। बस जो उनमें डिफरेंस होता है वो होता है भाई कैपेबिलिटीज का, यानी कि उनकी क्षमता कितनी है, उनमें पावर कितनी है, इस चीज का ही डिफरेंस होता है। वो कितना कर सकते हैं किस काम को, इस चीज का ही डिफरेंस होता है। आगे भाई चौथा सिद्धांत ये देते हैं, चौथी बात ये बताते हैं, चौथा प्रिंसिपल, विशेषता आप बोल सकते हो। ये बोलते हैं कि जो वर्ल्ड में भाई अलग अलग देश है ना भाई, अलग अलग जो देश है, इन सबके पास पावर भी जो है अलग अलग है, अलग अलग बटी हुई है भाई सबके पास पावर। किसी की ज्यादा है तो किसी की कम है पावर। पावर को लेके बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, यानी कि संतुलन जो है वो नहीं है, बैलेंस नहीं बना हुआ। और इसी वजह से भाई ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है सभी देशों के, ये डिसाइड होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं सारे देश। पांचवी बात ये बोलते हैं कि भाई सारे जो राज्य होते हैं, सारे जो देश होते हैं, वो भाई अपने देश की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। सारे देश ही भाई अपने देश की सिक्योरिटी करना चाहते हैं, अपने अपने देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, और वही सबसे जो है पहले मेन पर्पस होता है सभी देशों का। इस वजह से भी जो है अंतरराष्ट्रीय रिलेशन जो है इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। लास्ट जो भाई इनके सिद्धांत की विशेषता है या की फीचर है वो ये है कि भाई इन्होंने जो है एक्चुअल में जो बातें हैं उन पर फोकस करा है। जो पहले वाला भाई हमारा शास्त्रीय यथार्थवाद था, क्लासिकल रियलिज्म था, उसकी तरह भाई कुछ भी नहीं बोल दिया, बल्कि इसने फैक्ट जो है उन पे फोकस किया है। आई होप आप लोगों को ये सारे सिद्धांत जो है बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, की फीचर बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। बेसिकली भाई जो केनेथ वोल्टस थे उन्होंने जो ये सारी बातें बताई हैं, इन सारी बातों में भाई उन्होंने जो है जो ऊपर वाले सिद्धांत में हमने सारी बातें पढ़ी थी उनका एक तरीके से आलोचना करी है, उनकी कमियां गिनवाई हैं, उनका अपोज करा है। तो पेपर में भाई अगर आप लोगों से आलोचना लिखने के लिए बोलता है तो आप ये केनेथ वोल्टस का पूरा सिद्धांत भी लिख सकते हो। अदरवाइज भाई मैंने जो है आप लोगों को अलग से भी आलोचनाएं दे दी हैं, तो आप इन्हें खुद से पढ़ लीजिएगा। लास्ट में भाई आप लोगों को जो है बस कंक्लूजन, निष्कर्ष जो है ऐड कर देना, आप लोगों का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन में भाई आप लोगों से उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में पूछा जाएगा, लिबरल पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा जाएगा, या आप लोगों से नव उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में भी पूछ सकता है। इंग्लिश में भाई इसे न्यू लिबरल अप्रोच बोलते हैं, या पर्सपेक्टिव भी आप बोल सकते हो। तो क्वेश्चन को देख सकते हो भाई, घुमा फिरा के जो है आप लोगों से पूछा जाता है। टेंशन मत लो, आंसर इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप इजिली जो है एग्जाम में लिखाओगे। तो सबसे पहले तो भाई ये उदारवादी दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये लिबरल पर्सपेक्टिव क्या है ये समझते हैं। तो जैसे भाई हमने ऊपर एक सिद्धांत पढ़ा अभी रियलिज्म का, यथार्थवाद का, उसी तरीके से भाई उदारवाद भी जो है एक तरीके का सिद्धांत है, पर्सपेक्टिव है, थ्योरी आप बोल सकते हो। इसमें भाई ज्यादातर स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन सब चीजों में जो है ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इंग्लिश में भाई आप लिबर्टी,
इक्वालिटी या जस्टिस जो है बोल सकते हैं इस चीज को, इन सब चीजों को ही ज्यादा प्रायोरिटीज दी जाती है। बेसिकली भाई इन लोगों का ये मानना है कि इंसानों को भाई अपने भले के बारे में पता होता है, उन्हें अच्छा और बुरा का फर्क बहुत अच्छे से पता होता है, तो हमें जो है उन्हें पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, लिबरल छोड़ देना चाहिए। इसके साथ साथ भाई ये समानता की बात करते हैं, ये कहते हैं कि भाई सबके साथ जो है इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको समान अधिकार वगैरह जो है मिलने चाहिए। और ये न्याय की भी बात करते हैं, न्याय मतलब कि जस्टिस आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। ये कहते हैं कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसको भाई न्याय जस्टिस भी मिलना चाहिए। बेसिकली भाई ये यही कहते हैं कि सभी व्यक्ति को, सभी मनुष्य को, सभी इंसानों को हमें खुला छोड़ देना चाहिए, फिर चाहे वो भाई उनकी सोच का मामला हो या उनकी अभिव्यक्ति का मामला हो, यानी कि उन्हें किसी चीज पे विचार देना चाहिए, या उनके धर्म से रिलेटेड मामला हो या उनकी लाइफ से रिलेटेड मामला हो, किसी भी चीज से रिलेटेड जो है इंसानों को हमें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, फ्री छोड़ देना चाहिए। राज्य को, सरकार को, स्टेट को जो है इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए स्टेट को इसमें। तो ऐसी जो सोच रखते हैं भाई उन्हें हम उदारवादी या लिबरल बोलते हैं। बात करें कि भाई अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशन में भाई उदारवाद का, लिबरलिज्म का क्या काम है, तो इन लोगों का भाई ये मानना है कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन होती है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है, विश्व की राजनीति होती है, उसमें भाई युद्ध वगैरह, वॉर वगैरह नहीं होने चाहिए, बल्कि लोग जो है आपस में सहयोग करके रहे, ये बेस्ट चीज है। लोग जो है आत्मनिर्भर होने चाहिए, अपने काम जो है उन्हें खुद करना चाहिए। इसके साथ साथ जितनी भी भाई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे यूएनओ हो गया, WTO हो गया, या और भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, WHO हो गया, ये कहते हैं कि भाई जो बड़े लेवल की, वर्ल्ड लेवल की जो संस्थाएं हैं, उन्हें भाई विश्व में शांति कैसे बनाए उस चीज पर फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ भाई ये कहता है कि सभी राज्यों में, सभी देशों में जो है आपस में सहयोग होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए सभी देशों को, और ये पूरे विश्व में शांति बनाए रखने की बात करते हैं। युद्ध वगैरह जो होते हैं उसको कहते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा गलत है, पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए। और इस चीज के लिए कौन काम करेगा? इन चीजों के लिए जो भाई इंटरनेशनल लेवल की जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, उन लोगों को काम करना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा उदारवादी दृष्टिकोण, लिबरलिज्म पर्सपेक्टिव। अब थोड़ा भाई इसकी मेन विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। मेन सिद्धांत आप बोल सकते हो या की फीचर्स भी आप लोग बोल सकते हो। सबसे पहले तो भाई ये लोग यही बोलते हैं कि ये जो हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है, जो विश्व राजनीति होती है, इसमें भाई सभी देशों को जो है एक दूसरे का कॉर्पोरेशन करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जो युद्ध वगैरह लड़ते रहते हैं देश एक दूसरे से, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती भी है तो भाई शांति से बात वगैरह करके उसे सुलझाओ, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करो और शांति से जो है सब चीजें करो। कोई युद्ध वगैरह लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से भाई उन देशों का ही नुकसान होगा। तो ये कहते हैं विश्व में पूरी तरीके से शांति होनी चाहिए और सारे जो देश है वो एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। दूसरा जो भाई मेन विशेषता है, मेन सिद्धांत है, तो ये कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं सारी, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लाइक भाई यूएनओ आप लोगों ने पढ़ा होगा, WTO पढ़ा होगा, IMF पढ़ा होगा, ये कहते हैं इनका भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में या अंतरराष्ट्रीय संबंध में। ये कहते हैं भाई इन संस्थाओं को, इन इंस्टीट्यूट्स को विश्व की शांति के लिए काम करना चाहिए। जो भी देशों में भाई वॉर वगैरह हो रहे हैं, युद्ध वगैरह हो रहे हैं, उन सबको भाई सुलझाना चाहिए और पूरे विश्व में शांति बनाए रखनी चाहिए। और इस चीज के लिए भाई इन संस्थाओं का मेन रोल है, क्योंकि यही जो संस्थाएं हैं वो पूरे विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं, सभी देशों को कंट्रोल कर सकती है। तीसरी जो बात बोलते हैं भाई ये लोग, ये तीसरी विशेषता, सिद्धांत बोल सकते हो, प्रिंसिपल या की फीचर आप बोल सकते हो, तो ये कहते हैं भाई वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है एक देश दूसरे देश के ऊपर निर्भर होता जा रहा है। उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो भाई उसे जो है दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल भाई भारत को भी जो है ऑयल वगैरह बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ता है, जो और भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो भारत को जो है बाहर से मंगानी पड़ती हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये कहते हैं ये जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, देश निर्भर हो गए हैं, इस वजह से भाई जब लोग युद्ध वगैरह भी लड़ते हैं ना, तो युद्ध वगैरह भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। तो ये कहते हैं युद्ध वगैरह मत लड़ो, बल्कि एक दूसरे का सपोर्ट करो, शांति से सारे झगड़े सुलझाओ, जिसमें तुम्हारा ही फायदा है। और शांति बनाए रखने के लिए भाई तुम्हें जो है अंतरराष्ट्रीय संधियां करनी चाहिए, यानी कि समझौते वगैरह करना चाहिए, ट्रीटी वगैरह करना चाहिए,
व्यापार संबंध बनाने चाहिए, ट्रेड रिलेशन तुम्हें बनाने चाहिए दूसरे देशों के साथ, दोस्ती करनी चाहिए तुम्हें दूसरे देशों के साथ। आगे भाई ये लोकतंत्र और शांति को भी बढ़ावा देते हैं, डेमोक्रेसी और पीस को बढ़ावा देते हैं। ये कहते हैं कि भाई जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, दो लोकतांत्रिक जो देश होते हैं, वो भाई आपस में कभी भी नहीं लड़ते हैं। अगर कोई दिक्कत होती भी है तो भाई आपस में बातचीत करके जो है मैटर को सुलझा लेते हैं, लेकिन वो लड़ाई नहीं करते हैं। जिस वजह से भाई क्या है, पूरे विश्व में भी शांति जो है बनी रहती है और उन देशों में भी शांति बनी रहती है। तो ये कहते हैं ज्यादा से ज्यादा जो है हमें लोकतंत्र को प्रमोट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा देशों में लोकतंत्र जो है होना चाहिए, ताकि ये युद्ध वगैरह ये सब चीजें ना हो और पूरे विश्व में शांति बनी रहे। आगे ये भाई ये बताते हैं 5th पॉइंट में अपने कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, इनमें भाई जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो मेन भूमिका होती है, वो राज्य की नहीं होती है, बल्कि स्टेट की नहीं होती है, बल्कि स्टेट के साथ साथ, राज्य के साथ साथ, सरकारों के साथ साथ जो एनजीओज वगैरह होते हैं, जो मीडिया वगैरह होती है, जो एमएनसीज होती हैं और जो अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनका भी बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि ये जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं सारी, या एनजीओज है, मीडिया है या एमएनसीज है, ये भाई पीस बनाने का काम करती है, शांति बनाने का काम करती है और सभी देशों को जो है एक साथ जोड़ने का काम करती है। अब जैसे मान लो भाई मानवाधिकार का जो मुद्दा है, या पर्यावरण का जो मुद्दा है, शिक्षा वगैरह से रिलेटेड, स्वास्थ्य वगैरह से रिलेटेड, इंग्लिश में बोले तो भाई ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं, ये किसी एक देश की थोड़ी है, बल्कि सभी देशों को है। और इन सभी देशों ने मिलकर आपस में सहयोग करा है, एक दूसरे का सपोर्ट करा है। और ये सब चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई है? एनजीओस की वजह से, मीडिया की वजह से, एमएनसीज की वजह से, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की वजह से। आगे ये बताते हैं कि ये जो भाई इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, इनमें भाई जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कानून बने होते हैं, जो भाई इंटरनेशनल लॉज होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि भाई ये जो पूरे विश्व के लेवल पे कानून वगैरह बनाए गए हैं, इसकी वजह से भाई जो शांति है आज के टाइम पे वर्ल्ड में, वो इसी की वजह से है। और इसी की वजह से शांति बनी रहती है, थोड़ी बहुत जो भी बनी रहती है, और जो देश सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं वो इसी की वजह से कर रहे हैं। ये कहते हैं अगर ये कानून वगैरह नहीं होते तो भाई ये सारी चीजें भी पॉसिबल नहीं हो पाती। आई होप आप लोगों को जो है पूरा ये उदारवादी पर्सपेक्टिव, लिबरल पर्सपेक्टिव जो समझ में आ गया होगा। इसके की फीचर, विशेषताएं, सिद्धांत वगैरह भी बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब जो नेक्स्ट है भाई हमारा, वो है भाई हमारा न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव। हिंदी में बोले तो भाई नव उदारवादी दृष्टिकोण है। ये भी उदारवादी, ये भी लिबरल है भाई, लेकिन ये नया है। ऊपर वाले जो लोग थे भाई, वो शांति को, सहयोग को, इन चीजों को ज्यादा बढ़ावा देते थे। लेकिन जो भाई ये नव उदारवाद है, न्यू लिबरलिज्म है, ये भाई आर्थिक चीजों पे ज्यादा फोकस करता है, इकोनॉमिक चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। ये कहता है कि भाई जो व्यापार वगैरह को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए रूल्स वगैरह बनाए गए हैं, ये रूल्स को हटा दो पूरी तरीके से, पूरा फ्री ट्रेड कर दो, मुक्त बाजार कर दो, रूल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ ये कहता है सरकार का इंपॉर्टेंट रोल नहीं होना चाहिए, हर चीज जो है प्राइवेट कर दो, उसका निजीकरण कर दो, ताकि लोग जो है भाई ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ व्यापार करें, पूरे विश्व में जो है व्यापार तेजी से बढ़ता चले जाए। और जब इतना ज्यादा व्यापार वगैरह बढ़ेगा तो भाई सभी देशों का जो है विकास होगा, सभी देश के पास जो है पैसा होगा, और फिर सारे देश जो है भाई वो विकास कर पाएंगे और सभी शांति से, खुशहाल तरीके से जो है रह पाएंगे, आपस में युद्ध वगैरह जो है नहीं लड़ेंगे। इसका ऐसा मानना है। आई होप आप लोगों को मेजर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो ऊपर वाला था भाई, वो भाई विश्व में शांति की बात करता था और देश एक दूसरे की हेल्प करे, सहयोग करे, सपोर्ट करे, इस चीज की बात करता था। ये जो है देश को आर्थिक फायदा कैसे पहुंचे, पैसे वगैरह ज्यादा कैसे आए देश में, कैसा कमाए देश, कैसे भाई तरक्की करे देश, उस चीज पे ज्यादा फोकस करता है। क्योंकि इसका मानना है कि इस चीज के बाद जो है फिर सभी देशों में शांति आ जाएगी, पूरे विश्व में शांति आ जाएगी। अब इसके भाई कुछ मेन सिद्धांत है, की फीचर्स हैं, या प्रिंसिपल कह सकते हो, विशेषताएं बोल सकते हो, वो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये मुक्त बाजार को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, फ्री मार्केट को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भाई पूरे वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड वगैरह पे भाई लॉज वगैरह है ना बहुत सारे, तो वो लॉ वगैरह, वो कानून वगैरह जो है बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये कहते हैं कि ये कानून वगैरह सब हटा दो और खुले तरीके से व्यापार करने दो, खुले तरीके से ट्रेड करने दो सभी देशों को, सभी लोगों को।
जिस वजह से सभी देशों की तरक्की होगी। सरकार गवर्नमेंट वगैरह को भाई कोई भी जो है इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कोई भी टांग वगैरह नहीं अड़ानी चाहिए, व्यापार में कोई भी इन्वॉल्वमेंट जो है नहीं होना चाहिए सरकार का। और जो रेट वगैरह है भाई, चीजों का जो रेट है वर्ल्ड लेवल पे वो उसके डिमांड के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ना कि गवर्नमेंट वगैरह डिसाइड करेगी या कोई और डिसाइड करेगा। जैसी डिमांड होगी वैसा ही भाई उस चीज का रेट भी होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग। इसी को फ्री ट्रेड या फ्री मार्केट जो है बोला जाता है, या आप मुक्त बाजार हिंदी में बोल सकते हो। दूसरा भाई ये चीज जो है प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, उसको ज्यादा प्रायोरिटीज देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। ये कहते हैं कि भाई सारी चीजें जो है हमें प्राइवेट कर देनी चाहिए, बिजली, रेलवे या जो भी चीजें भाई इंपॉर्टेंट है सारी हमें प्राइवेट कर देना चाहिए। गवर्नमेंट के हाथों में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, हमें उन सब चीजों का निजीकरण कर देना चाहिए, जिस वजह से भाई इन सारी चीजों की क्वालिटी बढ़ेगी, ये सब चीजें जो है और अच्छे से काम कर पाएंगी, ऐसा मानना है इन लोगों का। आगे भाई जो सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करती है ना, जैसे कि भाई स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ वगैरह हो गई, शिक्षा एजुकेशन हो गई, और सब्सिडी वगैरह भाई देती है सरकार, या और भी जो भाई काम करती है सरकार लोगों के लिए फ्री में, तो ये कहते हैं भाई इस चीज को खत्म कर देना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि भाई गवर्नमेंट पे जो है इस चीज से प्रेशर बनता है। तो ये कहते हैं इस चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए और ये सारी चीजें भी जो है प्राइवेट हाथों में दे देनी चाहिए। आगे भाई ये वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार का समर्थन करते हैं। मुक्त व्यापार के बारे में, फ्री ट्रेड के बारे में मैंने आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट में बता दिया। बाकी ये वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का भी सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा भाई हमें एक देश से दूसरे देश के साथ जुड़ना चाहिए, उनके साथ व्यापार करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और जो भाई चीजें हम मंगाते हैं या बाहर के देशों से हम पर आती है उन पे भाई कोई भी रूल नहीं होना चाहिए, उन पे भाई कोई भी टैक्स वगैरह जो है नहीं होना चाहिए, ताकि भाई ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़े और कंपटीशन वगैरह जो होता है, प्रतिस्पर्धा जो होती है उसमें भी सुधार हो और तकनीकी सुधार भी हो पाए, यानी कि टेक्नोलॉजी में भी और तेजी से विकास होगा, उसका भी डेवलपमेंट होगा। आगे भाई ये लोग ये भी चाहते हैं कि जो श्रमिकों के लिए रूल वगैरह बनाए गए हैं, जो लेबरों के लिए लॉज वगैरह बनाए गए हैं, आप उन्हें लेबर मार्केट बोल सकते हो या श्रमिक बाजार, श्रम बाजार बोल सकते हो। ये कहते हैं कि भाई इन रूल्स वगैरह को जो है पूरी तरीके से हमें हटा देना चाहिए, ताकि भाई जो कंपनियां वगैरह होती है ना वो आसानी से भाई लेबर वगैरह को रख सके और हटा सके। वो सब चीजें कंपनी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसमें भाई रूल वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि भाई इस चीज से क्या होगा पता है, इस चीज से जो है ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़ेगा, जॉब्स नई नई निकल कर आएंगी, जॉब्स का क्रिएशन होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे पैसों का भी, जब काम धंधा बढ़ेगा। तो लास्ट जो भाई ये लोग बताते हैं, ये कहते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि व्यापार वगैरह के नियम में ही भाई कटौती करनी चाहिए, हटाने चाहिए व्यापार वगैरह के जो लॉज बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बल्कि बाकी सारी चीजों में भाई जो लॉ होते हैं ना वो हटा देने चाहिए पूरी तरीके से। गवर्नमेंट को सिर्फ भाई इतना काम करना चाहिए कि लोगों की सुरक्षा हो पाए, उनकी रक्षा हो पाए, सिर्फ यही काम रहना चाहिए गवर्नमेंट का। बाकी सारी चीजों में गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उन्हें नहीं घुसना चाहिए और कोई भी कायदे कानून नियम वगैरह इन सब चीजों से रिलेटेड नहीं बनाने चाहिए। तो ये कहते हैं कानून जितने कम होंगे उतना ही अच्छा होगा, उतने अच्छे तरीके से जो है इंसान अपना काम कर पाएगा और सारी चीजें उतने अच्छे तरीके से चल पाएंगी। बस भाई यही सारी इनकी विशेषता थी। लास्ट में जो है आप लोग निष्कर्ष कंक्लूजन ऐड कर दीजिएगा, आप लोगों का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन में भाई आप लोगों से मार्क्सवाद के बारे में पूछा जाएगा। इंग्लिश में भाई इसे मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है बोलते हैं। क्वेश्चन को देख सकते हो आप लोग कितने टाइप से घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जाता है। टेंशन मत लो, आंसर इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप इजिली एग्जाम में लिखाओगे। तो सबसे पहले तो भाई मार्क्सवादी दृष्टिकोण या मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। बेसिकली भाई ये भी एक सिद्धांत है या आप बोल सकते हो एक सोच का नाम है, जैसे हमने दो ऊपर पढ़ी सेम उसी टाइप से। और इसमें भाई जो उदारवाद में आप लोगों को पढ़ाया गया उसकी एक तरीके से आलोचनाएं निकाली है, उसकी एक तरीके से कमी निकाल के फिर इस सिद्धांत को दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। उदारवादी वाले सिद्धांत जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये लिबरल सिद्धांत आप बोल सकते हो, पर्सपेक्टिव बोल सकते हो, उसमें भाई हमने जो पढ़ा था मेनली वो लोग क्या करते थे, वो अमीर लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो अमीर के फायदे की ही ज्यादा बात कर रहे हैं। जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर जो लोग होते हैं, उनकी फायदे की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो लोग। तो ऐसे में भाई कार्ल मार्क्स जो है ये आए, इनका जन्म हुआ था भाई जर्मनी में 1818 में।
और इन्होंने भाई इन सब चीजों को नोटिस करा कि भाई मजदूरों को लेकर तो कोई भी बात नहीं कर रहा, जो समाज में गरीब लोग हैं उनको लेकर कोई बात नहीं कर रहा, पुअर जो लोग हैं उनको लेकर कोई बात नहीं कर रहा। तो ये आए और इन्होंने भाई बताया कि समाज जो है ना उसमें भाई दो वर्ग होते हैं, दो क्लास के लोग होते हैं। एक होता है भाई अमीर और एक होता है गरीब। जो अमीर लोग होते हैं ना ये भाई गरीब लोगों के साथ गलत करते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और ये चीज भाई बहुत पुराने टाइम से जो है चलती आ रही है। अब ये सजेशन देते हैं कि भाई अगर हमें इस चीज को खत्म करना है तो सभी मजदूरों को, सभी गरीब लोगों को, सभी श्रमिक लोगों को जो है यूनाइट हो जाना चाहिए, एक साथ हो जाना चाहिए और एक साथ मिलकर भाई उन्हें जो है संघर्ष कर देना चाहिए, रिवोल्ट कर देना चाहिए अमीर लोगों के खिलाफ। तभी जाके भाई इस चीज में बदलाव आ पाएगा। अब फिर जाके भाई एक ऐसे समाज का जन्म होगा जहाँ पे भाई कोई भी जो है अमीर गरीब नहीं होगा, जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो भी संसाधन होंगे वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, एक समान रूप से सब में बांट दिए जाएंगे। तो फिर कोई भी अमीर और गरीब जो है वहाँ पे नहीं होगा। ऐसा बोलते हैं भाई ये कार्ल मार्क्स अपने इस मार्क्सवादी दृष्टिकोण में। आई होप आप लोगों को ये सिद्धांत समझ में आया होगा। अब ये जो भाई सिद्धांत में हम सारी बातें पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है सारी ये कार्ल मार्क्स ने दी है, मेनली सारी कार्ल मार्क्स की थी, लेकिन फिर बाद में और लोग आए लाइक फ्रेडरिक एंगल्स हैं, स्टालिन है या लेनिन है। इन लोगों ने भी जो है अपने थोड़े थोड़े विचार दिए, थोड़े थोड़े व्यूज दिए, पर्सपेक्टिव दिए और वो सारी बातें भी इसमें जुड़ती चली गई। इस बुक का भाई नाम जरूर याद रखना जिसमें कार्ल मार्क्स ने और लेनिन ने अपने ये सारे व्यूज दिए थे, विचार दिए थे, पर्सपेक्टिव दिए थे। बुक का नाम था भाई कार्ल मार्क्स की द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये उनकी बुक का नाम था। और ये कब रिलीज हुई थी? ये हुई थी भाई पब्लिश 1848 में। और एक है भाई लेनिन, इन्होंने भी बुक लिखी थी इंपीरियलिज्म, ये इनकी एक बुक का नाम है। इस बुक को भाई उन्होंने जो है 1917 में पब्लिश करवाया था। और इन दोनों बुकों में भाई इन लोगों ने जो है अपने ये व्यूज दिए, विचार दिए, पर्सपेक्टिव दिया। आई होप आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब ये मार्क्सवाद की जो कुछ मूल विशेषताएं हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये मैंने भाई यहाँ पे ऐड कर दिए। इन्हें आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इन्हें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज आप लोगों से नहीं पूछी गई है। ये जस्ट मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए ऐड करे हैं ताकि आप लोगों को मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो है, अप्रोच जो है, ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण, विचारधारा जो है ये समझ में और अच्छे से आ जाए, इस वजह से यहाँ पे ऐड करे मैंने। बाकी इसे लिखने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर समझाया था वो लिख सकते हो। मेन जो आप लोगों को लिखना है वो यहाँ से लिखना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का क्या काम है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का क्या रोल है। क्योंकि भाई हम पढ़ी इंटरनेशनल रिलेशंस रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध रहे हैं, तो ऊपर जो बातें थी वो इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ी बहुत लिखनी है, जो सिद्धांत थे वो नहीं लिखने हैं आप लोगों को। ये जो मार्क्सवादी लोग है भाई, जो मार्क्सिस्ट लोग हैं, ये भाई ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, इसमें भाई मेन इंपॉर्टेंट सरकार नहीं है, सिर्फ राज्य नहीं है, स्टेट नहीं है, बल्कि सामाजिक वर्ग भी है। यानी कि जो समाज में, सोसाइटी में जो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, वो सारे लोग जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो आर्थिक शोषण होता है लोगों के साथ, वो भी इस चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज की भी इसमें बात करी जानी चाहिए। बेसिकली भाई ये इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो समाज में गरीब लोग होते हैं, पिछड़े हुए लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, उनको भी थोड़ी इंपॉर्टेंस देने की ट्राई करते हैं। तब एक एक करके भाई इनके की फीचर समझते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, या आप सिद्धांत भी मेन बोल सकते हो, विशेषता भी बोल सकते हो। तो जो पहली बात ये बोलते हैं या विशेषता बोल सकते हो, ये कहते हैं कि भाई जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति होती है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, इसमें जो भी आर्थिक संरचनाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भाई राज्य के अकॉर्डिंग नहीं चलती, यानी कि सरकार, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, बल्कि जो आर्थिक संरचनाएं होती हैं, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है देश में, उसके अकॉर्डिंग चलती है। वो कैसे? ये कहते हैं कि भाई जहां से भी देश को पैसा आता है, देश का, सरकारों के पास जहां से भी पैसा आता है, सरकार उन्हीं के अकॉर्डिंग भाई पॉलिसीज वगैरह बनाती है, नीतियां वगैरह बनाती हैं, और ज्यादा से ज्यादा भाई उस देश का प्रोडक्शन कैसे बढ़े, इसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाती हैं। और जो समाज में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अमीर और गरीब, इनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाती है सरकार या गवर्नमेंट। तो जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, वो इन्हीं सब चीजों के अकॉर्डिंग जो है चलता है, ना कि सरकार के अकॉर्डिंग। सरकार जो है सब कुछ इन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग करती है और फिर जाके जो है वो सारी पॉलिसीज भी
इन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। आगे भाई ये पूंजीवाद की आलोचना करते हैं, यानी कि पूंजीवाद की कमी निकालते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिज्म को। दूसरा पॉइंट है भाई बेसिकली ये कहते हैं कि जो विकसित देश होते हैं ना, जो अमीर देश होते हैं, जो डेवलप कंट्रीज होती है, वो भाई विकासशील जो देश है, जो छोटे देश है, जो गरीब देश है, जो अभी विकास कर रहे हैं अपना, उन देशों का शोषण करते हैं, जिसे हम आर्थिक साम्राज्यवाद बोलते हैं, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म बोलते हैं। एक तरीके से भाई आर्थिक रूप से गुलाम बना लेते हैं वो लोग, ऐसा बोलते हैं भाई मार्क्सवादी लोग। वो कहते हैं कि भाई समाज में, पूरे विश्व में जो ये असमानता है ना, अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, लोग सारे इक्वल नहीं है, ये सब भी भाई इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है, पूंजीपति लोगों की वजह से हुआ है, पैसे वाले लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि भाई ये गरीब लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं और उनका शोषण करते रहते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते रहते हैं। और जब पूरे विश्व के गरीब लोग होते हैं या गरीब वर्ग होता है, गरीब क्लास होता है, पुअर क्लास लोग कह सकते हो तुम, उन्हें दबाते रहते हैं। तीसरी बात भाई ये लोग ये बोलते हैं कि ये जो भाई अमीर लोग खूब दबा के शोषण कर रहे हैं गरीब लोगों का, मजदूर लोगों का, इन सब के अगेंस्ट में भाई जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग मतलब कि जो गरीब लोग है, पुअर लोग है, श्रमिक लोग है, जिनका भाई शोषण हो रहा है, जिनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं लोग, उन सभी लोगों को जो है एक साथ यूनाइट हो जाना चाहिए। फिर चाहे वो किसी भी देश के हो, सारे देश के लोगों को जो है आपस में यूनाइट हो जाना चाहिए और फिर इन अमीर लोगों के खिलाफ क्रांति कर देना चाहिए, इनके खिलाफ संघर्ष कर देना चाहिए, रिवोल्ट कर देना चाहिए, इनके अगेंस्ट में खड़े हो जाना चाहिए। इसी को भाई ये सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयतावाद बोलते हैं, प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म। आगे भाई ये राज्य की भूमिका बताते हैं, स्टेट का रोल बताते हैं। बेसिकली भाई ये मार्क्सवादी जो लोग होते हैं ये कहते हैं कि जो राज्य होती है, जो सरकार जो होती है ना, वो जो भी पॉलिसीज बनाती है, जो भी नीतियां बनाती है, जो भी चीजें करती है, वो सब अमीर लोगों के लिए ही करती है, उनकी रक्षा के लिए करती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए करती है। फिर चाहे भाई वो नेशनल लेवल पे कर रहे हो या इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि देश के अंदर की पॉलिसीज बना रही हो, देश के बाहर इंटरनेशनल रिलेशन बना रहे हो या अंतरराष्ट्रीय संबंध, दूसरों के साथ संबंध बना रहे हो, ये सब जो है अमीर लोगों के लिए ही किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उन्हें फायदा पहुंचे और उनका जो है सुरक्षा हो सके ज्यादा से ज्यादा। आगे भाई ये भी बोलते हैं कि जो सरकार होती है ना, ये भाई वर्ल्ड के लेवल पे एक तरीके का अमीरों के लिए एक टूल का काम करती है, एक उपकरण का काम करती है। अमीर लोग जैसे चाहें वैसे जो है सरकार को अपने अकॉर्डिंग चलवाते हैं और चलाते हैं। फिफ्थ पॉइंट में भाई ये वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था की संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। बेसिकली भाई ये कहते हैं ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, जो इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है, पूरा विश्व के लेवल के, वर्ल्ड के लेवल पे जो सिस्टम चल रहा है पूरा, इसमें भाई कुछ देश ऐसे हैं जिनका कंट्रोल भाई प्रोडक्शन पे, उत्पादन के साधनों पर होता है और टेक्नोलॉजीज पे पूरा कंट्रोल होता है, जिन्हें हम भाई कोर देश जो है बोल सकते हैं। और कुछ देश ऐसे हैं भाई इसमें जो भाई सिर्फ श्रमिकों को ही प्रदान करते हैं और कच्चा माल वगैरह दे पाते हैं दूसरे देशों को, जिन्हें हम भाई परिधि या पेरीफेरी बोल सकते हैं। सिंपली यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ जो देश होते हैं वो तो भाई सब चीजें कंट्रोल करके बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें, और कुछ देश ऐसे हैं जो भाई बहुत ज्यादा गरीब है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो सिर्फ अपने लोगों को मजदूर की तरह भेज सकते हैं दूसरे देशों में, और जो वहां के रिसोर्सेज है वो भेज सकते हैं। बाकी भाई उन रिसोर्सेज से, उन मजदूरों का यूज कर करके जो अमीर देश हैं ये नए नए प्रोडक्ट को बना रहे हैं और वापस से जो है पूरे विश्व में भेज रहे हैं और तरक्की पे तरक्की करे जा रहे हैं। तो ये यही कहना चाह रहे हैं, अमीर देश जो है इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं गरीब देशों का। ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, ये अमीर देशों के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंग चल रहा है। लास्ट भाई जो ये बात बताते हैं, जो मैं आप लोगों को ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई अगर इन सब चीजों को खत्म करना है तो भाई हमें जो है वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा, विश्व लेवल पर क्लास स्ट्रगल करना पड़ेगा, रिवोल्ट करना पड़ेगा इन अमीर लोगों के खिलाफ। सब गरीबों को एक साथ हो जाना चाहिए, सारे गरीब देशों को एक साथ हो जाना चाहिए और इनका अगेंस्ट में खड़े हो जाना चाहिए, तभी इन सब चीजों का सॉल्यूशन हो पाएगा। आई होप आप लोगों को जो है ये मार्क्सवादी अप्रोच जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। आगे भाई मैंने कुछ इसकी कमियां गिनवाई हैं, कुछ आलोचनाएं हैं, क्रिटिसिज्म आप इंग्लिश में बोल सकते हो, तो ये आप खुद से पढ़ के चले जाइएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट एक एडिशनल टॉपिक है आप लोगों के लिए, जिन्हें आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो आंसर और अच्छा बनाने के लिए, अदरवाइज आप लोगों का आंसर ऊपर ही कंप्लीट हो गया था। लास्ट में जो है आप लोगों को एक निष्कर्ष ऐड कर देना, कंक्लूजन ऐड कर देना, आप लोगों का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। 5वें क्वेश्चन में भाई आप लोगों से
नारीवादी दृष्टिकोण के बारे में पूछेगा। इसे आप इंग्लिश में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी बोल सकते हो। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशन में नारीवादी दृष्टिकोण का भाई क्या रोल है फेमिनिस्ट थ्योरी का, वो भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन को देख सकते हो भाई कितने टाइप से जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जाता है। टेंशन मत लो भाई, आंसर इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप इजीली जो है एग्जाम में आंसर लिखाओगे। तो सबसे पहले भाई ये नारीवादी सिद्धांत क्या है, फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है, इसका मतलब समझते हैं। जैसे ऊपर भाई हमने सिद्धांत पढ़े इतने सारे, वैसे ये भी एक सिद्धांत है, एक विचारधारा है, एक फिलॉसफी आप बोल सकते हो। सिंपली भाई नारीवादी लोग वो लोग होते हैं जो भाई महिलाओं के सपोर्ट की जो है बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, फीमेल के राइट्स की बात करते हैं, उनके साथ जो भेदभाव होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके खिलाफ में आवाज उठाते हैं, उनके अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेस करते हैं और महिलाओं की समानता को लेकर बात करते हैं, उस चीज का सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि समाज में भाई जैसे पुरुष हैं वैसे ही महिला हैं और इन दोनों को भाई समान समझा जाना चाहिए, इक्वल समझा जाना चाहिए। फिर चाहे वो भाई किसी भी चीज में हो, महिला और पुरुष दोनों इक्वल होते हैं, समान होते हैं, उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि एक ऐसा सिद्धांत है जो महिलाओं के सपोर्ट की बात करता है, ऐसी थ्योरी है या ऐसा पर्सपेक्टिव, ऐसी सोच बोल सकते हो जो महिलाओं के सपोर्ट की बात करता है हर जगह। तो यही सारी बातें आप लोगों को इंट्रोडक्शन में लिख देनी है। अब भाई अंतरराष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में नारीवादी दृष्टिकोण का क्या रोल है, इंटरनेशनल रिलेशन में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। अभी तक हमने भाई ऊपर जितनी भी थ्योरी पढ़ी, जितने भी सिद्धांत पढ़े, उनमें भाई ऐसी बातों पे ज्यादा फोकस किया गया था जो पुरुषों के लिए होती है, जो मेल्स के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल भाई सत्ता यानी कि पावर, युद्ध यानी कि वॉर, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, देश की भलाई के लिए, और सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, ऐसे टॉपिक पर बात करी थी। और इनमें हमने देखा है कि भाई नॉर्मली ये सारी चीजें पुरुषों से रिलेटेड होती है, मेल से रिलेटेड होती है, महिलाओं को भाई इन चीजों में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। तो ऐसे में भाई एक नारीवादी महिला निकल के आई, फेमिनिस्ट फीमेल निकल के आई, जिनका नाम था भाई J.N. टिकनर। इन्होंने बोला कि भाई जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, इसमें भाई महिलाओं की भी बात होनी चाहिए, फीमेल की भी बात होनी चाहिए, इनमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होने चाहिए जो फीमेल से रिलेटेड है, जो महिलाओं से रिलेटेड है। तो फिर भाई इन्होंने जो है अपने कुछ सिद्धांत दिए, अपनी कुछ बातें बताई, या आप थ्योरीज बोल सकते हो। इन्होंने बताया कि भाई जो ये अंतरराष्ट्रीय संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इसमें भाई अभी तक जो है पुरुषों से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं, जो मेल से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, लाइक भाई सैन्य शक्ति हो गई, प्रभुत्व हो, आत्मनिर्भरता हो गई, या सुरक्षा, राष्ट्रीय हित वगैरह हो गया। इंग्लिश में बोले तो भाई मिलिट्री स्ट्रेंथ, डोमिनेंस, सेल्फ रिलायंस, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, इन सारे टॉपिक पे ही जो है मेन फोकस किया जा रहा था, जो पुरुष से रिलेटेड है, जो मेल से रिलेटेड है। तो इन्होंने बोला भाई इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में फीमेल से रिलेटेड टॉपिक्स भी होना जरूरी है, जैसे कि भाई सहयोग, देखभाल, निर्भरता, सह अस्तित्व, ये थोड़े ऐसे टॉपिक है जो फीमेल से रिलेटेड है। इंग्लिश में बोले तो भाई कॉर्पोरेशन, केयर, इंटरडिपेंडेंस, को एग्जिस्टेंस, ये सारे जो टॉपिक है फीमेल से रिलेटेड है। तो इन्होंने इन चीजों की डिमांड करी। और इंटरनेशनल रिलेशन में अंतरराष्ट्रीय संबंध ये जो सब्जेक्ट है, फिर भाई इसमें ये सारे टॉपिक पढ़ाने की इन्होंने रिक्वेस्ट करी, इस सब चीजों को थोड़ा बढ़ावा दिया टिकनर ने। अब ये जो सारी बात भाई इन्होंने बोली थी, ये कहाँ पे बोली थी, ये भाई इनकी बुक थी, दो बुक का नाम जरूर याद रखना, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये बुक आई थी भाई इनकी 1992 में, और दूसरी बुक थी भाई अ फेमिनिस्ट वॉयज थ्रू इंटरनेशनल रिलेशन, ये आई थी भाई 2014 में। इसी बुक में जो है भाई इन्होंने इन सारी बातों के बारे में बताया था। तो बस भाई ये सारी चीजें जो है आप लोगों को इंट्रोडक्शन के रूप में लिख देनी है, परिचय के रूप में बता देनी है। मेन जो आप लोगों को बताना है वो यहाँ से बताना है, मेन चीज ये लिखनी है एग्जाम में कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसमें भाई जो टिकनर का योगदान रहा है, जो टिकनर ने कंट्रीब्यूशन दिया है, जो इन्होंने थ्योरी दी है, जो बातें बताई है, वो क्या है। तो जो पहली बात इन्होंने बोली है, जो पहला योगदान है इनका, कंट्रीब्यूशन है, वो ये है कि भाई केनेथ वोल्टस का नाम भाई हमने ऊपर पढ़ा था, इन्हीं की एक बुक है मैन, द स्टेट एंड वॉर, ये भाई केनेथ वोल्टस की बुक का नाम है। और इसमें भाई उन्होंने जो है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जो है
बातें बताई थी। तो भाई ये टिकनर ने जो है इस चीज की आलोचना करी कि ये जो केनेथ वोल्टस ने अपनी बुक का नाम रखा है और बुक में जो भाई सारी बातें बताई हैं वो सारी पुरुषों से रिलेटेड बताई हैं, मेल से रिलेटेड बताई है। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, इसको भी भाई अपनी बुक में पुरुष केंद्रित बताने की थोड़ी कोशिश करी है कि ये टॉपिक पुरुषों से रिलेटेड है, ये बताने की कोशिश करी है उन्होंने अपनी बुक में। जो टिकनर है भाई, उन्होंने फिर ये क्रिटिसाइज करा, ये आलोचना करी उनकी कि नहीं भाई, इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में हमें महिलाओं के भी टॉपिक्स को बढ़ावा देना चाहिए, उनकी भी बात करनी चाहिए, हमें उनके भी अनुभव, जो एक्सपीरियंसेस है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो दृष्टिकोण, उनकी जो सोच है, उन पे भी फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ पुरुष पुरुष कर रहा है। दूसरी भाई जो इन्होंने बात बताई वो बताई जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस 1992। ये भाई टिकनर की बुक का नाम है, मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया भी था, जो 1992 में आई थी। इसी बुक में भाई इन्होंने जो है ये सारी बातें बताई कि कैसे भाई इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में महिलाओं का भी भाई बहुत ज्यादा योगदान रहा है, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने भी भाई बहुत से संघर्ष करे हैं, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट करे हैं, बहुत सी युद्ध लड़े हैं, बहुत से वॉर्स लड़े हैं और बहुत सी शांति प्रक्रियाएं जो है, पीस प्रोसेस में भी इंपॉर्टेंस थी महिलाओं की, फीमेल्स की। तो इस बुक में उन्होंने यही बताने की कोशिश करी है कि भाई महिलाओं को पूरी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में इग्नोर करा गया पूरी तरीके से, जबकि उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। उन्होंने भी भाई बहुत से संघर्ष करे हैं, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट लड़े हैं, बहुत से युद्ध लड़े हैं, वॉर लड़े हैं और बहुत जगह शांति बनाने की उन्होंने कोशिश भी करी है। आगे भाई टिकनर सुरक्षा के बारे में बोलती है, सिक्योरिटी के बारे में बोलती है। टिकनर कहती है जो अंतरराष्ट्रीय संबंध, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इसमें भाई जो सुरक्षा की बात की जाती है, जो सिक्योरिटी की बात करी जाती है, वो सैन्य सुरक्षा की बात करी जाती है, मिलिट्री सिक्योरिटी की बात करी जाती है। तो ये बोलती है नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सही मायने में जो सिक्योरिटी है वो ये होनी चाहिए कि जो समाज है, फिर चाहे वो किसी भी देश का समाज हो, उसमें भाई जो गरीब लोग हैं उनके साथ जो गलत हो रहा है वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भूखमरी हो रही है, जो हंगर फैल रहा है भाई देशों में, लोगों को खाने तक को नहीं मिल रहा बहुत से लोगों को, तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। और जो भाई हिंसा वगैरह होती है, वायलेंस वगैरह होता है, लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत होता है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो भेदभाव वगैरह किया जाता है, फिर चाहे वो लैंगिक भेदभाव हो या किसी भी और तरीके से भेदभाव हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, ये सब चीजें भी खत्म कर देनी चाहिए। असली मायने में ये सिक्योरिटी है, ये सुरक्षा है, ऐसा बताती है टिकनर। फोर्थ पॉइंट में भाई टिकनर एक और कमी निकालती है, वो बताती है कि भाई जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, इसमें जो भाई हम ज्ञान की बातें करते हैं, जो हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, ये जो सब्जेक्ट है, अंतरराष्ट्रीय संबंध ये जो सब्जेक्ट है, इसकी भाई एक नेचर ये भी है कि हमें जो है बहुत टाइप का ज्ञान मिलता है, बहुत टाइप की नॉलेज मिलती है। तो वो नॉलेज इसमें किस टाइप की होती है? वो नॉलेज भाई एक्चुअल में पुरुष वगैरह से रिलेटेड होती है या सत्ता वगैरह, पावर वगैरह से रिलेटेड होती है। तो ये कहती है ये चीज गलत है, हमें अगर एक्चुअल में नॉलेज लेना ही है, नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए, तो वो भाई वैकल्पिक होनी चाहिए, ऑप्शनल होनी चाहिए और अनुभव आधारित होनी चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस के बेस पे होनी चाहिए और संवेदनशील होनी चाहिए, उसमें एम्पैथिक अप्रोच होनी चाहिए। आगे भाई उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि जो नारीवादी दृष्टिकोण है, जो फेमिनिस्ट अप्रोच है, फेमिनिज्म है, ये एक बहुलवादी सिद्धांत है, प्लूरलिज्म बोल सकते हो भाई आप इसे। बेसिकली भाई ये कहना चाहते हैं कि इसमें भाई सिर्फ नारी की ही बात नहीं होती है नारीवादी दृष्टिकोण में, या फीमेल्स की बात नहीं होती सिर्फ फेमिनिस्ट अप्रोच में, बल्कि महिलाओं के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों की जो है इसमें बात होती है। क्योंकि भाई जो महिलाएं होती हैं वो अलग अलग नस्ल की होती है, अलग अलग वर्ग की होती है, जाति की होती है, संस्कृति की होती है, भौगोलिक स्थिति की होती है, तो उनके एक्सपीरियंस भी भाई अलग अलग होते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में हमें नारीवादी दृष्टिकोण को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। छठे पॉइंट में भाई टिकनर ने ये बोला कि ये जो हम शांति की, युद्ध की बातें करते हैं ना, पीस की, वॉर की जो बातें करते हैं, ये सिर्फ भाई सैनिकों के बीच में, मिलिट्री के बीच में या देशों के बीच में नहीं होती है, बल्कि इसका इम्पैक्ट जो है वो आम जनता पे भी पड़ता है, नागरिकों पे भी पड़ता है, सिविलियंस पर भी पड़ता है, और स्पेशली भाई जो महिलाएं होती है, जो फीमेल्स होती है और जो बच्चे होते हैं, उन पर पड़ता है इस चीज का इम्पैक्ट। ये कहते हैं कि भाई एक्चुअल में शांति, पता है किसे कहते हैं? कि भाई एक्चुअल में शांति, एक्चुअल में पीस तभी होगी
जब सभी देश में, सभी समाज में न्याय हो, सभी स्टेट में जस्टिस होगा, इक्वालिटी होगी सभी लोगों के साथ और सबके जो है भलाई होगी, तब जाके जो है एक्चुअल में पीस होगी, तभी जाके शांति होगी। आगे भाई ये नीति निर्माण जो होती है, पॉलिसी मेकिंग जो होती है, उसमें भाई महिलाओं को एम्फेसाइज करने पर जोर देती हैं, महिलाओं को एम्फेसाइज करती हैं, महिलाओं के जो रोल है उसको इंपॉर्टेंस देती है, उनको बढ़ावा देती है। ये कहते हैं कि भाई जो इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, फॉरेन पॉलिसी हो, अंतरराष्ट्रीय नीति हो या शांति के लिए जो भाई बातचीत वगैरह करते हैं, समझौते वगैरह करते हैं देश आपस में, या सुरक्षा वगैरह से रिलेटेड, सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है, इन सारी पॉलिसीज में भी जो है महिलाओं का, फीमेल्स का इंपॉर्टेंट रोल होना जरूरी है। उन्हें भी जो है उन्हें महत्व देना चाहिए इन सारी चीजों में। आगे भाई ये पारंपरिक यथार्थवाद जो हमने पढ़ा था, ट्रेडिशनल या क्लासिकल रियलिज्म जो हमने पढ़ा था सबसे पहले, उसकी भाई बुराई करते हुए, उसको भाई क्रिटिसाइज करते हुए, आलोचना करते हुए कहती हैं कि भाई हमें अंतरराष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ राष्ट्रीय हित के बारे में बात नहीं करना चाहिए या पावर वगैरह के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, शक्ति के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, देश की भलाई के बारे में बात नहीं करनी चाहिए सिर्फ, बल्कि हमें भाई नैतिकता के बारे में बात करनी चाहिए, मॉरलिटी के बारे में बात करनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर सके, सहयोग कैसे करे, उसकी बात करना चाहिए। और पारंपरिक निर्भरता की बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में। 9वें पॉइंट में भाई इनका एक कॉन्सेप्ट है, इनकी एक अवधारणा है, या आप बोल सकते हो इन्होंने एक विचार दिया है, एक सोच बताई है, इन्होंने एक तरीका बताया है। उसका नाम क्या दिया है भाई इन्होंने? सिक्योरिटी एज एमेंसिपेशन। इसमें भाई ये बताते हैं कि एक्चुअल में भाई सुरक्षा, सिक्योरिटी तब होगी जब कोई भी इंसान पूरे विश्व में डरेगा नहीं, उसे डर नहीं लगेगा किसी भी चीज से, किसी के साथ भाई इनइक्वालिटी नहीं होगी, असमानता नहीं होगी, कोई भेदभाव वगैरह नहीं किया जाएगा, तब एक्चुअल में सिक्योरिटी होगी। किसी के साथ कोई हिंसा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भेदभाव वगैरह किसी के साथ नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तब जाके एक्चुअल में सिक्योरिटी होगी। आगे भाई ये एजुकेशन की बात करती है, पाठ्यक्रम की बात करते हैं, शिक्षा की बात करती है। ये कहती है कि भाई जो स्कूल होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो विश्वविद्यालय वगैरह होते हैं, इन सब में भाई नारीवादी जो विचारधारा है, ये जो कॉन्सेप्ट है भाई फेमिनिस्ट का, ये पढ़ाया जाना चाहिए। और महिलाओं का जो इतिहास है वो पढ़ाया जाना चाहिए, जो उनकी हिस्ट्री रही है वो पढ़ाई जानी चाहिए, उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं अलग अलग, वो सब चीजें पढ़ाई जानी चाहिए इन सारी जगहों पे। तभी भाई अंतरराष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में भी महिलाओं का योगदान धीरे धीरे बढ़ेगा। तो बस भाई इतना ही आप लोगों को लिखना था। लास्ट में जो है आप लोग निष्कर्ष ऐड कर दीजिएगा, कंक्लूजन ऐड कर दीजिएगा, आप लोग का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। छठे क्वेश्चन में भाई आप लोगों से संप्रभुता के बारे में पूछा जाएगा, सोवरेनिटी के बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन को देख सकते हो भाई कितने टाइप से जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जा सकता है। टेंशन मत लो भाई, आंसर इतने अच्छे से समझा दूं कि आप इजिली जो है एग्जाम में लिख आओगे। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को संप्रभुता, सोवरेनिटी का मतलब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई सोवरेनिटी का, संप्रभुता का मतलब जो है वो सिंपल सा होता है। सिंपली भाई अगर किसी देश के पास जो अपने देश के मुद्दे होते हैं या देश के बाहर के जो मुद्दे होते हैं, उनमें डिसीजन लेने का, उनमें भाई निर्णय लेने की शक्ति है, उनमें वो अधिकार है उनके पास, तो उसको भाई हम सोवरेनिटी बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं। लाइक भाई भारत है, भारत एक सोवरन देश है, संप्रभु देश है। भारत के ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं है, ना बाहर से ना इंटरनली कोई भी प्रेशर नहीं है। भारत अपने जो डिसीजन है, फिर चाहे वो देश के बाहर के हो, देश के अंदर के हो, खुद से जो है ले सकता है। भारत के पास पूरा अधिकार है और भारत के पास पूरी पावर है इस चीज की। कोई दूसरी सरकार या कोई दूसरी गवर्नमेंट, कोई दूसरा देश जो है हम पे कंट्रोल नहीं कर सकता, हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इन्वॉल्व नहीं कर सकता, टांग अपनी नहीं अड़ा सकता। इसी चीज को बोला जाता है सोवरेनिटी, संप्रभुता। आई होप आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब ये संप्रभुता जो होती है, ये सोवरेनिटी होती है, ये भी भाई दो टाइप की होती है, यानी कि दो प्रकार की होती है। एक होती है भाई आंतरिक संप्रभुता और एक होती है बाहरी संप्रभुता। इंग्लिश में बोले तो भाई इंटरनल सोवरेनिटी और एक्सटर्नल सोवरेनिटी। आंतरिक या इंटरनल सोवरेनिटी, संप्रभुता का मतलब सिंपली ये होता है जो देश के अंदर के जो भाई मुद्दे हैं, जो इंटरनल मैटर्स हैं देश के, उनमें भाई जो राज्य होती है, जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो खुद डिसीजन ले सकते हैं। अगर उनपे किसी दूसरे का प्रेशर नहीं है, किसी बाहरी गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है, उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो इट मीन्स वो आंतरिक सोवरेनिटी कहलाएगी, इंटरनल सोवरेनिटी कहलाएगी। और बाहरी सोवरेनिटी का भाई भी साफ सीधा का मतलब है अगर
देश से रिलेटेड मुद्दे हैं, लेकिन वो भाई देश के बाहर के मुद्दे हैं, अगर उन पे भी भाई किसी का प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, किसी के कंट्रोल में नहीं है उस देश की गवर्नमेंट, वो फ्री तरीके से भाई अपने बाहर के मुद्दों पे भी डिसीजन ले पा रही है, तो हम उसे बोलेंगे एक्सटर्नल सोवरेनिटी या बाहरी संप्रभुता। अब यहाँ पे भाई कुछ परिभाषाएं भी मैंने दे रखी हैं, सोवरेनिटी की डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो ये जो है आप लोग खुद से मिनिमम पढ़ लीजिएगा, 3 याद रखना। एग्जाम में लिखते हो तो भाई आप लोगों को जो है मार्क्स अच्छे मिलेंगे, नहीं लिखते हो तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट प्रेफरेंस यही रहेगी कि आप मिनिमम 3 जो है याद रखना डेफिनेशन और लिखाना एग्जाम में, ताकि मार्क्स आप लोग को अच्छे मिले। अब भाई आप लोगों को जो मेन चीज बतानी है वो ये बतानी है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संप्रभुता की क्या भूमिका है, क्या रोल है सोवरेनिटी का इंटरनेशनल रिलेशंस में। पहला तो भाई भूमिका ये है या इंपॉर्टेंट रोल ये है इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में, कि जो देश होता है, राज्य जो होता है, जो स्टेट कह सकते हो आप, कंट्री कह सकते हो, उसे भाई एक कानूनी पहचान मिलती है, विश्व के लेवल पे लीगल आइडेंटिटी मिलती है। अगर भाई किसी देश के पास संप्रभुता है तो उसे पूरे विश्व के लेवल पे देश माना जाएगा, अदरवाइज उसे देश नहीं माना जाएगा। अब वो मैटर नहीं करता कि भाई वो देश छोटा है बड़ा है, ये चीज मैटर नहीं करती, बस उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता है तो भाई उस देश को बाकी सारे देश जो है मानेंगे और उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनमें भाई सदस्यता भी उसे मिल जाएगी, यानी कि उनमें ये मेंबर भी बन जाएगा वो देश। जैसे भारत भाई यूएनओ का मेंबर है ना, तो ऐसे किसी देश के पास अगर सोवरेनिटी है तो वो भी मेंबर बन सकता है। इसके साथ साथ जो संधियां वगैरह होती है, जो ट्रीटी वगैरह होती है, उनमें भी भाई वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ट्रीटी वगैरह में जुड़ सकता है। इसके साथ साथ जो भाई उसकी फॉरेन पॉलिसी है, उस देश की जो विदेश नीति है, वो भी जो है खुद से बना सकता है, उसका पूरा अधिकार है ये, अगर उसके पास सोवरेनिटी है, संप्रभुता है तो। दूसरा भाई इंपॉर्टेंट रोल ये है, इंपॉर्टेंट भूमिका ये है कि अगर किसी देश के पास सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, तो भाई कोई बाहरी ताकत या कोई बाहरी पावर जो है, एक्सटर्नल पावर या राज्य कह सकते हो, गवर्नमेंट कह सकते हो, या दूसरा देश जो है, वो उस देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता, अपनी टांग नहीं अड़ा सकता, जब तक अंतरराष्ट्रीय जो कानून होते हैं वो उसे अनुमति ना दे। इंटरनेशनल जो लॉज होते हैं, अगर वो अनुमति देते हैं, अगर वो अलाउ करते हैं, तो ही भाई वो जाके टांग अड़ा सकता है, अदरवाइज ऐसे कोई भी देश किसी के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता, अपनी टांग नहीं अड़ा सकता। और इस चीज से भाई देश की जो है सुरक्षा बनी रहती है, देश में स्थिरता बनी रहती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है, और देश जो है वो उसके पास आत्मनिर्णय का अधिकार होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार होता है, राइट होता है। और क्या होता है भाई, संप्रभुता होने की वजह से राजनीतिक और आर्थिक निर्णयों में भी भाई फ्रीडम होती है, स्वतंत्र होता है वो देश जिसके पास सोवरेनिटी है, जिसके पास संप्रभुता है, वो भाई फ्रीडम तरीके से अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डिसीजन जो है ले सकता है। कोई भी देश या कोई भी पावर जो है उस पर प्रेशर नहीं बना सकती है, उसे कंट्रोल नहीं कर सकती है। वो देश भाई अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना शासन जैसे मर्जी चला सकता है, अपने लॉज कानून जो है देश के खुद अपने तरीके से बना सकता है, और जो उनकी भाई इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, जो भी नीतियां होती हैं आर्थिक, वो सब खुद से अपनी बना सकता है अपने अकॉर्डिंग जैसी वो चाहे। इसके साथ साथ भाई वो देश जो है अंतरराष्ट्रीय समझौते जो है उनमें भी भागीदारी कर सकता है, पार्टिसिपेशन कर सकता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में। बहुत से भाई विश्व के लेवल पे एग्रीमेंट्स होते हैं, समझौते होते हैं, जिसमें वो देश पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है। बहुत सी ऐसी संधियां होती है, बहुत से ऐसे संगठन होते हैं जिनमें वो जुड़ सकता है। आगे भाई जो रक्षा और सुरक्षा नीति होती है, यानी कि डिफेंस और सिक्योरिटी पॉलिसी जो होती है, उसे भी भाई देश जो है अपने अकॉर्डिंग फ्रीडम तरीके से बना सकता है, उसे पूरा अधिकार है कि वो अपनी पॉलिसीज, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो या सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, फिर चाहे देश के बाहर की सिक्योरिटी, देश के अंदर की सिक्योरिटी, उनसे रिलेटेड भाई नीतियां, प्लानिंग वगैरह, पॉलिसीज वगैरह जो है अपने अकॉर्डिंग बना सकता है फ्री तरीके से। इसके साथ साथ भाई कुछ सैन्य गठबंधन होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मिलिट्री अलायंस आप बोल सकते हो, उनमें भी भाई वो जुड़ सकता है, उसे इस चीज का पूरा अधिकार होता है उस देश को। और क्या कर सकता है वो देश भाई, सोवरेनिटी है जिसके पास संप्रभुता है, वो भाई वैश्विक संस्थाओं में जो है जुड़ सकता है, उनके साथ रिलेशन बना सकता है, संबंध बना सकता है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ। जैसे कि भाई हमने संयुक्त राष्ट्र पढ़ा है, यानी कि यूएनओ के बारे में पढ़ा है, विश्व बैंक के बारे में पढ़ा है,
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के बारे में पढ़ा है, WTO के बारे में पढ़ा है, WHO के बारे में पढ़ा है। इन सारी संस्थाएं जो ये वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं, इन सब के साथ जो है जुड़ सकता है वो देश, उन्हें कोई मनाही नहीं है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और सिर्फ जुड़ ही नहीं सकता बल्कि वो भाई उसमें सहयोग भी कर सकता है, कॉर्पोरेशन भी कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। किसी चीज के भाई वो अपोज में है तो अपोजिशन में भी रह सकता है, उस चीज का विरोध भी कर सकता है और सुधार की भी मांग कर सकता है, किसी चीज को सही करने की, रिफॉर्म करने की डिमांड कर सकता है। इसके साथ साथ भाई वो देश क्या कर सकता है, वो ये खुद डिसाइड कर सकता है कि कौन भाई उसके नागरिक होंगे और कौन विदेशी होंगे, कौन उसके नागरिक नहीं होंगे। यानी कि सिटीजनशिप जो है वो खुद से डिसाइड कर सकता है, नागरिकता जो है डिसाइड कर सकता है। और सिटीजनशिप की, नागरिकता की भाई शर्तें वगैरह क्या रहने वाली हैं, क्या भाई रूल्स होंगे सिटीजनशिप के, वो सब वो खुद डिसाइड कर सकता है, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसके साथ साथ भाई जो सीमाएं होती है, जो बाउंड्रीज होती है, जो बॉर्डर वगैरह होते हैं देश के, उनपे भी भाई हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारे पास सोवेरेनिटी है, संप्रभुता है तो। इसके साथ साथ भाई जो कल्चर से रिलेटेड, जो एजुकेशन, संस्कृति, शिक्षा वगैरह से रिलेटेड जो पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं, जो नीतियां वगैरह बनाई जाती हैं, जो भी भाई प्लानिंग वगैरह की जाती है, उन सब में भी जो है उसे पूरी छूट होती है, कोई भी उस पर प्रेशर वगैरह नहीं बना सकता। तो बहुत इजी सा टॉपिक था, आप लोगों को ऑलमोस्ट सारा समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा। अब भाई संप्रभुता के सामने कुछ चैलेंजेस है, कुछ चुनौतियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आप बोल सकते हो सोवेरेनिटी के सामने, तो वो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला है भाई आतंकवाद, जो बॉर्डर के पार होता है। इंटरनली आतंकवाद है, टेररिज्म अगर देश के अंदर है तो उससे तो भाई निपट सकता है वो देश, लेकिन देश के बाहर से अगर टेररिज्म हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है उस देश पे, फॉर एग्जांपल भाई भारत में जो है आतंकवाद नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो भाई सपोर्ट करता है आतंकवाद को, और वहां से बैठे हुए सारे आतंकवादी भारत पे हमला वगैरह करते हैं, भारत में जो है दिक्कत वगैरह करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका भाई सॉल्यूशन सोवेरेनिटी से नहीं हो सकता, इसका सॉल्यूशन जो है तभी होगा जब सारे देश मिलकर इस चीज के खिलाफ आएंगे, तभी जाके इसका सॉल्यूशन हो पाएगा, क्योंकि ये भाई एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी देशों की प्रॉब्लम है। दूसरी भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साइबर हमले, यानी कि साइबर अटैक। आपने सुना होगा, जो आजकल सब चीज डिजिटलाइज हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है, तो भाई इस चीज पे तुम कैसे कंट्रोल करोगे, कितनी भी बड़ी पावर हो तुम इस चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत रोक जरूर लगा सकते हो तुम भी टेक्नोलॉजीज का यूज करके, लेकिन ये चीजें जो है आजकल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसमें सोवेरेनिटी किसी काम की नहीं है हमारी। जैसे आज के टाइम पे भाई आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में जब पहलगाम में हमला हुआ था, तो भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर वाली सिचुएशन आ गई थी, तो बहुत से साइबर हमले भी जो है किए जा रहे थे, साइबर अटैक्स वगैरह भी करे जा रहे थे। इसमें हमारी सोवेरेनिटी संप्रभुता कुछ नहीं कर पाएगी। तीसरी भाई प्रॉब्लम ये है, जब अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध होता है, दबाव होता है, तब भी भाई हमारी सोवेरेनिटी संप्रभुता कुछ नहीं कर पाएगी। यानी कि जब पूरे वर्ल्ड के लेवल पे जो भाई संस्थाएं होती हैं, जैसे UNO है, WTO है या IMF है, ये भाई अगर किसी देश पे रोक लगा रही है या बैन लगा रही है, प्रतिबंध लगा रही है, उन पे प्रेशर बना रही है, तो इन्हें ये अधिकार है, इन्हें ये राइट है कि ये ऐसा कर सकती है। इसमें हमारी सोवेरेनिटी संप्रभुता कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये भी जो है जो मन में है जैसे मर्जी कर सकते हैं, नहीं, इसका कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, तभी ये भी कर सकते हैं। जैसे भाई इन्होंने ईरान पे और उत्तर कोरिया पे जो है बहुत से बैन लगा रखे हैं, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। इसके साथ साथ भाई जब किसी देश में मानवाधिकार जो होते हैं, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, मानव के साथ किसी के साथ गलत किया जा रहा होता है, तो भी भाई जो वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती है, UNO हो गया या एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ये जो है भाई हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये जो है इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, उस देश की गवर्नमेंट वगैरह को रोक सकते हैं या उस चीज के अगेंस्ट में आवाज उठा सकते हैं। फिर चाहे वो देश के बाहर का मामला हो, देश के अंदर का मामला हो, ये उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे भाई म्यांमार में, सूडान में मानवाधिकारों पर भाई संकट आ गया था, मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा था, उनका वायलेंस वगैरह किया जा रहा था, ह्यूमन राइट्स का, तो वहां पे जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस ने हस्तक्षेप करा, उन चीजों को बैन करा, उन चीजों को खत्म करने की कोशिश करी। लास्ट है भाई प्रवास या शरणार्थी संकट, यानी कि माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी क्राइसिस। शरणार्थी भाई होते कौन है, प्रवास होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। जब भाई किसी दूसरे देश से हमारे देश में आके लोग रहने लगते हैं, तो उस चीज को भाई प्रवासी बोल देते हैं। वो जो इंसान आया उसे प्रवासी बोलते हैं, माइग्रेंट बोलते हैं। और जो
वो चलकर आया है, मतलब आ गया, उस प्रोसेस को हम प्रवासन बोलते हैं या माइग्रेशन बोलते हैं। और जब वो देश में आकर बस जाता है, रहने लगता है, तो उसे हम शरणार्थी बोल देते हैं, रिफ्यूजी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई, भारत में जब 1971 का युद्ध हुआ था, तो भाई बांग्लादेश से बहुत सारे जो है शरणार्थी आए, बहुत सारे लोग जो है भारत में आ गए थे और वो रिफ्यूजी बन के ही जो है भारत में रहने लग गए। तो इस चीज में भाई हमारी संप्रभुता कुछ नहीं कर सकती है। आई होप आप लोगों को भाई सब चीज जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लास्ट में भाई बस एक निष्कर्ष कंक्लूजन ऐड कर दीजिएगा, आप लोगों का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 7वें क्वेश्चन में भाई आप लोगों से उत्तर औपनिवेशवाद के बारे में पूछेगा, यानी कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में पूछेगा, या भाई आप लोगों से वी औपनिवेशिक वृत्तांत के बारे में भी पूछ सकता है, डी कॉलोनियल अकाउंट्स के बारे में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन को देख सकते हो भाई, घुमा फिरा के जो है आप लोगों से पूछा जाता है। टेंशन मत लो भाई, आंसर इतने अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इजीली जो है एग्जाम में लिखा होगे। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को उत्तर औपनिवेशवाद का मतलब जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पोस्ट कॉलोनियलिज्म का मतलब जो है पता होना चाहिए। तो पहले तो भाई आप औपनिवेशिकवाद का मतलब समझो, कॉलोनियलिज्म का मतलब समझो। सिंपली भाई जो एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेते हैं, इस चीज को ही जो है कॉलोनियलिज्म बोला जाता है, औपनिवेशवाद बोला जाता है। अब उसके आगे भाई उत्तर जुड़ गया, यानी कि पोस्ट जुड़ गया, तो औपनिवेशवाद भाई जब खत्म हो गया, उसके बाद का जो टाइम पीरियड आया, उसके बाद जो विचारधारा आई, उसके बाद जो सोच आई, उसे हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म बोलने लगे या उत्तर औपनिवेशवाद बोलने लगे। या सिंपल भाषा में बोलूं तो भाई उत्तर औपनिवेशवाद या पोस्ट कॉलोनियलिज्म का सिंपल सा मतलब है, जो एक देश ने दूसरे देशों को एक गुलाम बनाया था, यूरोप के देशों ने स्पेशली, तो उसका भाई अंतरराष्ट्रीय रिलेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, अंतरराष्ट्रीय संबंध पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये इसके बारे में बताने की कोशिश करता है। और जो भाई यूरोपीय देशों ने बाकी देशों को गुलाम बनाया था, उसका भाई आज तक जो है इम्पैक्ट पड़ रहा, उसका आज तक प्रभाव पड़ रहा उन देशों पे बहुत ज्यादा बुरा। तो उन सारी चीजों को जो है सामने रखने की कोशिश करता है ये सिद्धांत या ये पर्सपेक्टिव आप बोल सकते हो। अब इसके भाई कुछ मेन प्रमुख विचार हैं, आप फीचर कह सकते हो या आइडियाज कह सकते हो या विशेषता भी आप बोल सकते हो, वो स्टेप बाय स्टेप समझ लो। सबसे पहला है भाई ज्ञान और सत्ता का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड पावर। सिंपली बोले ये सिद्धांत यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देश यानी कि यूरोप, अमेरिका जैसे देश जिन्होंने बाकी देशों को गुलाम बनाया था, तो उनकी बात कर रहा है। ये कहता है कि भाई जो पश्चिमी देशों ने इन लोगों को गुलाम बनाया था, वो अब भाई अंतरराष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में भी क्या कर रहे हैं कि उन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को अज्ञानी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अंडर डेवलप्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बैकवर्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इन लोगों के पास, जो इन देशों के पास भाई नॉलेज है, उसके बेसिस पे, दम पे, जबकि ये देश ये नहीं दिखाते कि भाई इन देशों की जो गुलाम देश थे उनकी भाई स्थिति, उनकी जो सिचुएशन हुई है वो आज किनकी वजह से हुई है, वो इन लोगों की वजह से हो गई है। ये जो पीछे रह गए हैं दोस्त, ये जो पीछे रह गए हैं वो किसकी वजह से रह गए हैं, इन देशों की वजह से ही रह गए हैं। आगे भाई ये बताते हैं कि आज के टाइम पे औपनिवेशवाद पूरी तरीके से खत्म जरूर हो गया है, कॉलोनियलिज्म जो है पूरी तरीके से खत्म जरूर हो गया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है आज भी हमें देखने को मिलता है। वो कैसे, हम देखते हैं कि भाई जो विश्व लेवल के इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जैसे IMF है, WTO है या विश्व बैंक है, ये जो भी भाई पॉलिसीज बनाती हैं, जो भी नीतियां बनाती हैं, ये जो भी चीजें करती हैं, कहीं ना कहीं भाई इनमें जो छोटे देश होते हैं, जो गरीब देश होते हैं, जिनको भाई पहले गुलाम बनाया गया था, उन देशों की जो बातें हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, उन देशों को इग्नोर कर दिया जाता है। बल्कि जो ये बड़े देश हैं, जिन देशों ने गुलाम बनाया था, यूरोप के देश हो गए, अमेरिका के देश हो गए, इन लोगों के अकॉर्डिंग ही सारी पॉलिसीज वगैरह इसमें बनाई जाती हैं। आगे भाई ये लोग ये बोलते हैं कि ये जो अमेरिका, यूरोप के देशों ने बाकी देशों को गुलाम बनाया था, आज के टाइम पे भाई ये अमेरिका, यूरोप वाले देश जो हैं, उन सारे देशों को अराजक बताते हैं, यानी कि बेकार बताते हैं, असभ्य बताते हैं, अनसिविलाइज्ड बताते हैं, यानी कि इन्हें कोई रहने सहने किसी भी चीज का ढंग नहीं है। और साथ साथ ये बताते हैं कि भाई जो यहाँ पे इन देशों में लोकतंत्र वगैरह भी आ गया है ना आज के टाइम पे, जैसे भारत में, तो भाई ये लोग ये बोलते हैं कि ये जो लोकतंत्र है वो अच्छे से भाई मेच्योर नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ, सही लोकतंत्र नहीं है, सही डेमोक्रेसी नहीं है। और अपने देश में जो भाई इनके चीजें चल रही हैं, उन सब चीजों को बेस्ट बताते हैं ये लोग। आगे भाई ये बोलते हैं कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है,
उसमें भी भाई ये यूरोप के और अमेरिका के देशों ने जो गुलाम बनाया था बाकी सारे छोटे देशों को, इस वजह से भाई आज के टाइम पे अंतरराष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में इन्हीं लोगों को जो है बढ़ावा ज्यादा दिया जाता है, इन्हीं लोगों की जो है हर चीज को प्रमोट ज्यादा किया जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध भी जो है पढ़ाया भी जब जाता है तो इन्हीं के इतिहास की बात होती है, इन्हीं की पहचान की बात होती है, इन्हीं की हिस्ट्री की बात होती है, इन्हीं की पॉलिटिकल की बात होती है। लेकिन ये छोटे जो देश होते हैं इनकी भाई कोई हिस्ट्री की बात नहीं करता, इनकी कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, इनकी जो भी आइडेंटिटी रही है इसकी कोई बात नहीं करता। और ये चीज हमने ऊपर पढ़ी भी थी। तो ये कहते हैं इन छोटे देशों के पास भाई ये अधिकार है कि वो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं या अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं तो भाई अपनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अपनी पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। वो उनके पास ये अधिकार है और वो ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ साथ भाई ये आगे ये भी बोलते हैं कि ये जो छोटे देश जिन्हें गुलाम बनाया गया था भाई इनके साथ जो है असमानता हो रही है, इनइक्वालिटी हो रही है। वो कैसे? जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे भाई यूएनओ हो गया, हमारा डब्ल्यूटीओ वगैरह हो गया, ये और भी बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनमें भाई बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है इन देशों के साथ। फॉर एग्जाम्पल भाई यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, एक तरीके से पूरे वर्ल्ड का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बोल दो आप इसे, सिक्योरिटी हेडक्वार्टर बोल दो पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का। तो इसमें भाई कुछ स्थायी सदस्य होते हैं और कुछ अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ये जो स्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर जो है ना, इनको भाई स्पेशल अधिकार दे रखा है, वीटो पावर दे रखी है। और ये इस पावर की मदद से जो है जो मन में आता वो करते हैं, जिस मन में आए उस डिसीजन को रोक देते हैं, अपने अकॉर्डिंग हर चीज करते हैं ये लोग। तो ये भेदभाव वगैरह जो है नहीं होना चाहिए, इस चीज के अगेंस्ट है उत्तर औपनिवेशवादी लोग या पोस्ट कॉलोनियलिज्म वाले लोग। लास्ट भाई ये लोग ये कहते हैं कि भाई जब भी हम डेवलपमेंट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, विकास वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो भाई हर चीज इन देशों के बारे में ही मोस्टली हमें पढ़ाई जाती है, इन्हीं के एग्जांपल्स वगैरह दिए जाते हैं। तो ये कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इन चीजों को जो है दोबारा से लिखा जाना चाहिए, इन सब चीजों को दोबारा से ढंग से क्रिएट करना चाहिए ताकि ये भेदभाव वगैरह ना हो और बाकी देशों की भी हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह जो है बाकी सारे देश जान पाए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है भाई आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर है भाई आप लोगों का 8 है, यहाँ पे गलती से 7 लिखा हुआ है तो आप इसे जो है ठीक कर लीजिए। 7 मैं आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर पढ़ा चुका हूँ। इसमें भाई आप लोगों को एग्जाम में किन्हीं 2 टॉपिक पे टिप्पणी करने के लिए बोलेगा, यानी कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोलेगा। तो आप टॉपिक देख सकते हैं भाई, मैंने यहाँ पे 4 टॉपिक ऐड करे हैं जो जो इंपॉर्टेंट थे। मैं इन चारों को भाई फटाफट से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला है भाई हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध में रचनावाद। जैसे भाई ऊपर हमने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े, ऐसी ये भी है रचनावाद एक सिद्धांत, और इसका मानना ये है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, इसमें भाई सिर्फ शक्ति, पावर को ही ज्यादा नहीं देखा जाना चाहिए, ना ही भाई नेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा देखा जाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग भाई अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन डिसाइड नहीं होते हैं, बल्कि देशों के भाई क्या क्या विचार हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या पहचान है, क्या क्या सामाजिक निर्माण है भाई, इन सब चीज के अकॉर्डिंग जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध डिसाइड होते हैं। एक देश दूसरे देश के साथ संबंध अपने बनाता है इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग। इंग्लिश में बोले तो भाई जो अलग अलग देशों के आइडियाज होते हैं, बिलीव्स होते हैं, आइडेंटिटीज होती है और उनका जो सोशल कंस्ट्रक्शंस होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, उसके बेसिस पे ही जो है ये सारी चीजें डिसाइड होती है कि कौन सा देश किसके साथ क्या रिलेशन बनाएगा। आगे भाई इसकी कुछ मेन विशेषताएं लिखी हैं, तो ये आप थोड़ा खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ाने पे आऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके खुद से पढ़ लीजिएगा। जो मेन चीज थी वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ। दूसरा टॉपिक है भाई हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध में साम्राज्यवाद, अंपायर इन इंटरनेशनल रिलेशन। अंपायर का भाई मतलब आप लोगों को पता ही होगा, साम्राज्य का मतलब पता ही होगा। सिंपली भाई जो राजा वगैरह पहले के टाइम पे हुआ करते थे वो भाई अपना पूरा एम्पायर बना लेते, अपना पूरा साम्राज्य बना लिया करते थे। वो जितने भी एरिया पे पूरा कंट्रोल करते थे उसी को जो है एम्पायर बोल दिया जाता था, उसी को ही पूरा साम्राज्य बोल दिया जाता था। अब अंतरराष्ट्रीय संबंध में भाई साम्राज्य का क्या रोल है, एम्पायर का क्या रोल है, वो आप लोगों को बताना है। और ये चीज मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता चुका था जब अंतरराष्ट्रीय संबंध का आप लोगों को डेवलपमेंट मैंने पढ़ाया था कि कैसे 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 क्या क्या साम्राज्य थे, उनमें क्या क्या चेंजेस आए, ये सब चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका था। एक बार आप लोग खुद से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वही सारी बातें जो है यहाँ पर करी गई हैं। इसके बाद भाई इसमें कुछ सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी है,
और इनके बारे में भी मैं आप लोगों को ऊपर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यथार्थ के बारे में, यथार्थवाद के बारे में यानी कि रियलिज्म के बारे में, उदारवाद के बारे में, लिबरलिज्म के बारे में, नव संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, ये सब चीजें मैं आप लोगों को ऊपर ही बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तीसरा जो भाई तुम्हारा टॉपिक है वो है भाई तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति। इंग्लिश में बोले तो भाई पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब देखा जाए तो भाई पूरी बुक में हमने शक्ति की जरूर बात करी है। इंटरनेशनल जो रिलेशन है इसकी शुरुआत ही जब हमने पढ़ी थी तभी भाई हमने ये बताया था कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, ये शक्ति के अकॉर्डिंग चलते हैं, पावर के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्योंकि भाई इंसान का नेचर ही ऐसा होता है कि वो भाई पावर के पीछे भागता है और अपने देश की भलाई कैसा कर सके इस चीज के पीछे भागता है। तो इन चीजों से ही भाई डिसाइड होती है पूरी इंटरनेशनल रिलेशन या अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो यहाँ पे यही बात आप लोगों को समझाई गई है कि कैसे भाई शक्ति से ही, पावर से ही भाई पूरे इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो कंट्रोल होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। और पूरी बुक में भाई हम लोग यही पढ़ते आए हैं, तो आप इसे भी जो है खुद से पढ़ लीजिएगा। वही जो मैं आप लोगों को पढ़ाता आया हूँ वही है इसमें भाई। रियलिज्म जो पढ़ाया है, वास्तववाद या आप यथार्थवाद इसे बोल सकते हो। इसके बाद भाई मैंने उदारवाद भी आप लोगों को पढ़ा दिया, लिबरलिज्म भी आप लोगों को पढ़ा दिया। इसके साथ साथ सामाजिक निर्माणवाद या आप इसे रचनावाद भी बोल सकते हो, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है बहुत अच्छे से। और आगे आओगे तो भाई हमने मार्क्सवाद के बारे में यानी कि मार्क्सिज्म के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो वही सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। लास्ट में भाई आप लोगों को निष्कर्ष कंक्लूजन ऐड कर देना, ये भी टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। जो लास्ट टॉपिक है आप लोगों का भाई वो है आप लोगों का अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बिग बैंग, बिग बैंग इन इंटरनेशनल रिलेशन। सिंपली भाई ये बिग बैंग है क्या, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। बेसिकली जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इनमें भाई किसी घटना की वजह से, किसी इवेंट की वजह से कोई चेंज आता है, कोई एकदम से बड़ा बदलाव आ जाता है, तो भाई उसी को जो है हमने बिग बैंग का नाम दे दिया, उसी को हमने बिग बैंग यहाँ पे बोल दिया है। उसी के लिए हमने बिग बैंग वर्ड यहाँ पे यूज किया है। आई होप आप लोग जो है यहाँ पे मेरी बात समझ चुके होंगे। अब अंतरराष्ट्रीय संबंध में भाई क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में जब अंतरराष्ट्रीय संबंध का विकास पढ़ा रहा था, जब अंतरराष्ट्रीय संबंध, जब इंटरनेशनल रिलेशन का भाई डेवलपमेंट पढ़ा रहा था, उसी में मैंने आप लोगों को इवेंट्स बताए थे कि कैसे कैसे क्या क्या इवेंट हुए थे। तो वही सारे इवेंट के बारे में आप लोगों को लिखना है, क्योंकि उन सारे इवेंट से जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध में बहुत सारे चेंजेस आए समय समय पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने विश्व युद्ध के बारे में बताया था, तो आप इसमें पहले विश्व युद्ध के बारे में, दूसरे विश्व युद्ध के बारे में भी लिख सकते हो। इसके साथ साथ सोवियत संघ का विघटन हुआ था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। फिर कोल्ड वॉर जो है, शीत युद्ध खत्म हो गया था। इसके बाद भाई जो आतंकवादी हमला हुआ था 9/11 का अमेरिका के ऊपर, इसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए। और फिर भाई जब 2020 में कोविड आया भाई, तो इससे भी जो है बहुत सारे चेंजेस आए। इसके साथ साथ भाई अगर सैद्धांतिक रूप से थ्योरीज में कुछ बदलाव होते, कुछ चेंजेस होते, तो भी हम बिग बैंग वर्ड का जो है यूज करते हैं। जैसे कि भाई यथार्थवाद आया और यथार्थवाद से भाई फिर उदारवाद आया, रियलिज्म आया और उससे भाई लिबरलिज्म आया उसके बाद, तो बहुत से चेंजेस हुए। तो उसके लिए भी हम बिग बैंग वर्ड का जो है यूज कर सकते हैं। इसके बाद भाई निर्माणवाद आया, यानी कि रचनावाद जो आया, जो अभी हमने ऊपर देखा, उससे भी फिर चेंजेस हुए। और भी जो फिर थ्योरीज वगैरह आई, उनकी वजह से भी बहुत से चेंजेस हुए। अब भविष्य में भी भाई बहुत सी जो है चीजें, घटनाएं घट सकती है, बहुत से इवेंट ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि भाई साइबर युद्ध वगैरह हो सकते हैं, साइबर वॉर हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वॉर हो सकती है, एआई वगैरह जो है बहुत खतरनाक होता जा रहा है आज के टाइम पे। तो ये जो है आने वाले भविष्य में जो दिक्कतें होंगी इंटरनेशनल रिलेशन में, वर्ल्ड में, उनसे भाई इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत से चेंजेस आएंगे, बहुत से बदलाव आएंगे। तो उसके लिए भी हम बिग बैंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस वजह से भी बहुत से चेंजेस आने वाले इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में। और अमेरिका और चीन का भाई आपस में जो है एक तरीके से शीत युद्ध हो सकता है, ऐसी संभावना है फ्यूचर में। तो इससे भी जो है बहुत से चेंजेस आ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। तो बस भाई यहाँ पे जो है आप लोगों को कंप्लीट सारे क्वेश्चन जो है खत्म होते हैं। यही सारे क्वेश्चन आप लोगों को करके जाने, और मैं गारंटी देता हूँ यही सारे क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछे जाएंगे। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप करके भी नोट्स ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना हमारी मोटिवेशन के लिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और एक इंस्टाग्राम चैनल है, उन्हें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। तो बस भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।